हेलो फ्रेंड्स, आई एम अतुल चौहान। सारा कंप्यूटर क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास के बारे में हमने फंडामेंटल के बारे में अच्छे से पढ़ा था। फंडामेंटल में जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, जनरेशंस, टाइप्स ऑफ मेमोरीज, सीपीयू, प्रिंटर्स, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरीज एंड वायरसेस के बारे में अच्छे से पढ़ रखा था। मतलब कंप्लीट फंडामेंटल पढ़ रखा था। आज हम कंप्लीट इंटरनेट को पढ़ेंगे, तो ना टाइम बर्बाद करते हुए सीधे अपने क्लास की ओर चलते हैं। देखिएगा, इंटरनेट के बारे में स्टार्टिंग से समझते हैं पूरा अच्छे से। देखिएगा, तो जो इंटरनेट था एक्चुअल में इंटरनेट था, तो इंटरनेट स्टार्टिंग में कोई इंटरनेट नहीं था हमारे पास। इंटरनेट हमें क्या था, एक यूएस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। किसका था? हम बोलेंगे कि यूएस गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था। किसका था? यूएस गवर्नमेंट का था। उस प्रोजेक्ट का नाम था अर्पानेट। ठीक है, तो हम इस तरह से बोलेंगे कि 29 अक्टूबर 1969 को अर्पानेट बन के तैयार होता है। क्या होता है? 29 अक्टूबर 1969 को अर्पानेट बन के तैयार होता है। तो अर्पानेट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो हम बोलेंगे डीओडी के द्वारा बनाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास डीओडी ऑप्शन नहीं आता है, आपसे ये नहीं कहा जाता है कि डीओडी ने बनाई, ये कहा जाता है ये बताइएगा अर्पानेट किसने बनाया है। तो भैया डीओडी ऑप्शन नहीं आता है तो आप लगाएंगे कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का ही तो एक प्रोजेक्ट था अर्पानेट। क्लियर हुआ? अर्पानेट की फुल डेफिनेशन क्या होती है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर हुआ ना? अब होता क्या है, 1970 में क्या होता है देखिएगा, जो इंटरनेट था, इंटरनेट में टीसीपी आईपी को जोड़ दिया जाता है। किसे जोड़ दिया जाता है? टीसीपी आईपी को जोड़ दिया जाता है और वह इंटरनेट बन जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अर्पानेट यूएस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो और 29 अक्टूबर 1969 को अर्पानेट बन के तैयार होता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? डीओडी के द्वारा बनाया जाता है। फिर 1970 में टीसीपी आईपी को जोड़ दिया जाता है। कब? टीसीपी आईपी को 1970 में जोड़ दिया जाता है और वह इंटरनेट बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे देखिएगा क्या होता है। इंटरनेट किसके द्वारा बनाया गया था? इंटरनेट के जनक कौन है? तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो हम कहते हैं विंट सेर्फ। ठीक है, कौन? विंट सेर्फ के द्वारा बनाया गया था और वॉव कोहेन के द्वारा। किसके द्वारा? वॉव कोहेन के द्वारा इंटरनेट को बनाया गया था। इतना क्लियर हो गया आपका? आगे देखते हैं। देखो, एक चीज़ समझ जाते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल के बारे में आगे हम अच्छे से बात करेंगे। पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, समझिएगा। इसके द्वारा इंटरनेट पे कार्य करने के लिए नियम व कानून बनाए जाते हैं। इतना अच्छे से समझ जाइएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि भाई इंटरनेट पे कार्य कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक नियम एंड कानून को बनाया जाता है। मतलब रूल एंड रेगुलेशंस को डिज़ाइन किया गया है इसके मध्य में कि भाई इस तरीके से इंटरनेट पर कार्य किया जाएगा। क्लियर हुआ? अब आईपी एड्रेस के बारे में आगे से अच्छे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले इंटरनेट क्या है, अभी तो हमने अर्पानेट समझा कि भाई ये अर्पानेट किसके द्वारा बनाया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अब समझेंगे इंटरनेट के बारे में। देखिएगा, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्कों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहेंगे भाई हम? कि नेटवर्कों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया आपका? आगे देखिएगा, अगर ये कहा जाए कि पूरे विश्व को इंटरनेट कहाँ से मिलता है, इंटरनेट हमें कहाँ से मिल रहा है, तो हम बोलेंगे भाई यूएस गवर्नमेंट का। जब इंटरनेट यूएस गवर्नमेंट ने बनाया था, तो यूएस गवर्नमेंट में ही, मतलब यूएस में ही रखा हुआ है मेन सर्वर इंटरनेट का। तो हमें इंटरनेट कहाँ से मिल रहा है भैया? यूएस से मिल रहा है। हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट हमें यूएस मतलब अमेरिका के द्वारा मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया आपका? आगे देखिए, इंटरनेट कैसे आता है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से समुद्र के रास्ते तक भारत तक आता है। इंडिया में इंटरनेट कैसे आता है? तो भाई समुद्र के रास्ते से फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से लाया जाता है। क्लियर हो गया? फाइबर ऑप्टिक केबल कार्य कैसे करती है? तो हम बोलेंगे यह केबल लाइट पल्स के रूप में कार्य करती है। देखिए, इलेक्ट्रिक अलग चीज होती है, लाइट अलग चीज होती है। इलेक्ट्रिक विद्युत होती है और लाइट प्रकाश होती है। प्रकाश संकेत के रूप में हमारी जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वह कार्य करती है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखिएगा।
एक एक चीज़ को आसानी से हमें समझते हुए चलना है, ठीक है। देखिएगा आगे, तो आप एक चीज़ देख रही है, तो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल है। इसमें क्या होता है आप देख पा रहे हो ना, ये तो डेटा इस तरीके से फिलोमेंट होते हुए आ रहा है, दिख रहा है नहीं, हमारे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, देखो होते हुए आ रहा है ना, इस तरीके से ये डेटा हमारा क्या करता है, फिलोमेंट होते हुए आता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भाई, इंटरनेट जो है वो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा हमें मिलता है, मतलब मुख्य सर्वर अमेरिका में रखा है। भारत में इंटरनेट आने के लिए कि भैया फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट पल्स के रूप में कार्य करती है। इतना क्लियर हो गया। अब भारत में इंटरनेट कब आया, तो हम बोलेंगे भारत में इंटरनेट 1995 में आया। कब आया, 1995 में आया। क्लियर हुआ। कौन लेके आया, तो बीएसएनएल लेके आया। बीएसएनएल कौन होता है, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड जो थी वो इंटरनेट को 1995 में भारत में लाई थी। क्लियर हो गया। तो भारत में इंटरनेट कब आया, 1995 में आया। किसके द्वारा आया, बीएसएनएल के द्वारा आया। क्लियर हो गया। एनआईसी कार्ड क्या होता है, तो एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसा कार्ड जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, ठीक है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कार्य करता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया एनआईसी कार्ड का। आगे देखिएगा, देखो स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट क्या होता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, तो हमने उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि भैया एक मेमोरी यूनिट होती है, एक इनपुट आउटपुट यूनिट होती है, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूनिट होती है, एक सीपीयू होता है। इन चार चीज़ों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना होता है। उसी तरीके से चार चीज़ों से मिलकर इंटरनेट बना है। जैसे इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट एलिमेंट्स में आपका क्या आ जाता है, सर्वर एंड क्लाइंट्स आ जाते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड प्रोटोकॉल, इन चार चीज़ों से मिलकर पूरा इंटरनेट बन के तैयार होता है। तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट, अब देखो इस तरह से ही बोल सकते हैं, इंटरनेट कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। क्या है, इंटरनेट एक कंप्यूटरों का नेटवर्क है। उसके मुख्य चार घटकों से मिलके बना होता है, जो ये चार मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। क्लियर हो गया अच्छे से। आगे चलिएगा, देखिए आगे चलते हैं। अब इंटरनेट सर्विसेज थोड़ा सा यहाँ समझ जाते हैं। इंटरनेट सर्विसेज जो हमने इसका पहला पढ़ा था, देखो ईमेल सर्विसेज कब आई है, 1970 में आई है। अब उसी मेल को लिस्ट के रूप में कब भेजने लगे थे, तो 1981 में। बस ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जाए ईमेल कब आया, तो आप सीधा सीधा बोल देना 1970 में आया। मेलिंग लिस्ट कब आया, तो आप बोल देंगे 1981, मतलब 1981 में आया है। एफटीपी प्रोटोकॉल कब आया है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कब आया, तो 1973 में आया। ये देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई एक्चुअली मेल क्या है, ईमेल क्या है, एफटीपी क्या है, यूजनेट क्या है, डब्ल्यू क्या है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ जाइए, कुछ होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल है, वो 1973 में आई है। क्लियर हो गया। उसी तरह से यूजनेट को न्यूज़ ग्रुप भी कहा जाता है, और ये 1979 में आई है। क्लियर हुआ। ऐसे ही डब्ल्यू है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये कब आया, तो 1972 में आके तैयार होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा हम आगे समझते हैं कि URL क्या होता है। देखिए हमने लिखा था ना कि भाई इंटरनेट सर्विसेज होती हैं, एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनेट होता है, URL होता है, और हमारा एक होता है कि भैया वो IP एड्रेसेस होती हैं। तो ये दूसरा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। हमने इंटरनेट सर्विसेज पढ़ ली हैं, अब पढ़ रहे हैं URL क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL की फुल फॉर्म होती है। अब देखिएगा, इंटरनेट पे रन होने वाली प्रत्येक फाइल या डेटा का पता या एड्रेस क्या होता है, URL होता है। मतलब इंटरनेट पे रन होने वाली प्रत्येक फाइल का जो एड्रेस होता है, वही एड्रेस आपका URL कहलाता है। क्लियर हो गया ना। जैसे मैं भी आपकी बात करता हूँ कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप बोलते हैं ना कि भाई मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में रहता हूँ या आगरा में रहता हूँ, ठीक है। मेरा सेक्टर नंबर ये है, मेरा मकान नंबर ये है, मकान नंबर है, रूम नंबर ये है, रूम नंबर में भी चेयर नंबर इस पे बैठ, वो आपका यूनिक स्पेसिफिक एड्रेस हो गया। उसी तरीके से इंटरनेट पर रन होने वाली प्रत्येक फाइल का एड्रेस जो होता है वो URL होता है। समझ गए ना। इंटरनेट पे रन होने वाली फाइल के एड्रेस को URL कहा जाता है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो URL होता है वो भैया URL कितने भागों में बांटा जाता है, तो 4 भागों में बांटा जाता है। और हमें ये पता है प्रत्येक फाइल का पता URL होता है, तो प्रत्येक फाइल का पता अलग होता है। जैसे हर आदमी का पता अलग होगा, उसी तरीके से इंटरनेट पे रन होने वाली प्रत्येक फाइल का एड्रेस अलग होगा, मतलब URL अलग होगा। और ये URL को 4 भागों में बांटा गया है। इतना क्लियर हो गया अच्छे से। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक URL आपको दिया गया है, इस URL को आप समझ सकते हैं। देखो ये URL आपको दिया गया है, इस URL के माध्यम से हम आगे समझते हैं। एक आप देख पा रहे हो कि HTTPS
एक्चुअल में ये प्रोटोकॉल लिखा नहीं, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। जो HTTPS है, आप ये देख पा रहे होगे, जो HTTPS है ये है क्या, समझ पा रहे हो ना? ये जो HTTP है ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब इंटरनेट पे टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? मतलब वेबसाइट पे हम जो भी आजकल देख पा रहे हैं ना, वो सब इसी की मदद से देख पा रहे हैं। फिलहाल इसे भी अच्छे आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल बस इतना समझ जाइएगा कि HTTP एक प्रोटोकॉल होती है जिससे URL स्टार्ट होता है, और वो सबसे पहले एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है जिसे हम बोलते हैं HTTPS एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक चीज़ याद रखना, सिर्फ आपको ये लिखा जाता है HTTP, पूछा जाता है HTTP में S का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे जो भैया S होती है ना, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। क्लियर हुआ? जो ये www, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये www जो ये दिया, ये एक्चुअल में क्या है, आपका सर्वर नेम है। देखिए होस्ट नेम, होस्ट को ही सर्वर बोला जाता है, आप हमेशा याद रखिएगा, होस्ट को ही सर्वर बोला जाता है। तो भैया पहला पार्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा सर्वर नेम, तीसरा आप एक चीज़ देख पा रहे हैं ना, रिसोर्स पाथ, ये देखिएगा, ये दे रहा है ना, ये रिसोर्स पाथ दे रहा है। रिसोर्स पाथ बोले या डायरेक्टरी नेम बोले या भाई पाथ नेम बोले या फोल्डर नेम बोले, ये हमारा तीसरा पार्ट होता है। क्लियर हो गया? और चौथा फाइल नेम देख पा रहे होंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ से चीज़ों को डिवाइड किया गया है। दूसरा आप ये देखेंगे, जिस शब्द के साथ में HTML नाम जुड़ा होगा या HTML जुड़ा होगा, .html जुड़ा होगा, तो वही फाइल का नेम होगा। क्या होगा? वही फाइल का नेम होगा जिसमें HTML जुड़ा होगा। क्लियर हो गया ना हमारा? तो हम भैया बोल सकते हैं HTTP क्या है, एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये हमारा जो दिया गया है, ये वेबसाइट नेम ही हमारा सर्वर या होस्ट नेम हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 2020-10 दिया हुआ है भैया, ये बोलेंगे ये क्या है, ये फोल्डर नेम है या डायरेक्टरी पाथ है, या फिर आप ये पाथ बोल सकते हैं, रिसोर्स पाथ बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद जो ये यहाँ से यहाँ तक का आप देख पा रहे हो, ये क्या है, फाइल है। क्लियर हो गया? फाइल का नेम है। और हमने एक चीज़ पहले ही पढ़ लिया था URL में कि इंटरनेट पे रन होने वाली प्रत्येक फाइल का एक्सटेंशन नेम HTML होगा। कहने का मतलब ये है, आपको पता है कि हमने जब फाइल फॉर्मेट पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि वीडियो का फाइल फॉर्मेट होता है कि भैया वीडियो फाइल का नाम होगा जैसे video.mp4, पर जब इंटरनेट पर वीडियो चल रहा होगा उसका भी एक्सटेंशन नेम क्या होगा, HTML होगा। तो हम कहेंगे इंटरनेट पे रन होने वाली प्रत्येक फाइल का एड्रेस क्या होता है, HTML होता है। क्लियर हो गया? पूछा जाए आपसे इंटरनेट पे रन होने वाली प्रत्येक फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, तो HTML होगा। और इंटरनेट पे रन होने वाली प्रत्येक फाइल का एड्रेस क्या होगा, तो वो URL होगा। क्लियर रखना। आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको URL अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए URL को हम लेटर एड्रेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। समझ में आया ना आपको? अब आगे समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ, देखो समझो, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा अभी, वो आप समझना थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा समझना। देखो अभी समझो, आप फिलहाल के लिए यहाँ पे समझो वो क्या कह रहा है, लेटर एड्रेसिंग सिस्टम क्या होता है। तो लेटर एड्रेसिंग सिस्टम को डोमेन नेमिंग सिस्टम कहा जाता है, DNS कहा जाता है। अभी आप DNS नहीं समझ पा रहे होगे, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भैया www, देखिए हम URL कैसे लिखते हैं, तो मैं पूरा URL बताऊँ आपको। ऐसे तो लिखते हैं HTTP, इस तरीके से HTTPS/www, मैं कहूँ सहारा कंप्यूटर क्लासेस दिया मैंने। अब मैं कहूँ .com, एक्चुअली जो ये कॉम होता है, ये कॉम ही आपका डोमेन होता है। तो एक्चुअल मैं आपसे अगर ये कहूँ, ये जो वेबसाइट है सहारा कंप्यूटर क्लासेस, तो आप भैया कहेंगे पहले जो ये वाला सेक्शन है, ये जो सेक्शन है .htp, ये तो भैया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। उसके बाद जो ये सेक्शन है, ये हमने पढ़ा था कि ये एक होस्ट नेम या सर्वर नेम है, जो URL का दूसरा पार्ट है। पर भैया जो URL का दूसरा पार्ट होता है, इसमें एक जगह लिखा रहता है .com। क्लियर हुआ? क्या दिया है,
डॉट कॉम दिया है, तो जो ये डॉट कॉम दिया है ना, यही कॉम आपका डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन। पूछा जाता है यदि एक आपको एड्रेस दिया जाता है, एक वेबसाइट का एड्रेस दिया जाता है और ये कहा जाता है इस वेबसाइट का डोमेन किस तरह का है। तो जैसे मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ सारा कंप्यूटर क्लासेस .com की जगह पे मैं कर देता हूँ edu, तो आप कह पाएंगे यह एक वेबसाइट जो है ये एजुकेशन रिलेटेड है, इसका कंटेंट एजुकेशन का है, तो इसका डोमेन कैसा हो गया? एजुकेशन का हो गया। इतना क्लियर हुआ। और बाद में मैं लिख देता हूँ इन, तो ये क्या हो गया? इंडिया का हो गया। क्लियर हुआ ना? समझ पा रहे हो ना चीज़ों को आप? देखिएगा, फिर से समझिएगा। देखो मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। ये क्या है? लेटर एड्रेसिंग सिस्टम है, मतलब कि लेटर एड्रेस सिस्टम। लेटर एड्रेसिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? डीएनएस कहा जाता है, डोमेन नेमिंग सिस्टम कहा जाता है। तो डोमेन होते क्या है? ये डोमेन जो ये लिखे हैं ना, देखो edu, com, org, gov, .mil को, ये सब आपके क्या हैं? एजुकेशन। सबके सब आपके क्या है? ये डोमेन है। तो आप कह सकते हो कि वेबसाइट के अंतिम के 3 अक्षर डोमेन नेम होते हैं और वेबसाइट के अंतिम 2 अक्षर वो कंट्री कोड होते हैं। दोनों ही लेटर एड्रेसिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं, जिन्हें डोमेन बोला जाता है। समझ में आया ना? क्या कि भैया वेबसाइट के अंतिम 3 अक्षर, मैंने वेबसाइट लिखी सारा कंप्यूटर क्लासेस .edu, तो इसका डोमेन कैसा हो जाएगा? आप बोलेंगे इसका डोमेन जो है भैया वो डोमेन edu है, मतलब ये वेबसाइट एजुकेशनल वेबसाइट है। क्लियर हुआ? यदि और .in लिखा है, तो ये किसकी है? इंडिया की है। क्लियर हो गया? तो यही आपका क्या कहलाता है? डीएनएस कहलाता है, डोमेन नेमिंग सिस्टम। क्लियर हो गया? यदि अब आपको कोई भी एक मैं देता हूं, जैसे मैं दूं सारा कंप्यूटर क्लासेस .org.jp, तो आप बोलेंगे भैया सारा कंप्यूटर क्लासेस जो एक वेबसाइट्स है उसका वो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसका डोमेन ही org है। क्योंकि हमने क्या लिखा है? सारा कंप्यूटर क्लासेस की जगह के बाद .org लिखा है, और आपने बताया कि भैया लास्ट के 3 अक्षर जो होते हैं वो क्या होते हैं? डोमेन नेम होते हैं, और लास्ट के 2 अक्षर कंट्री कोड होते हैं। तो 3 अक्षर जो ये दिए हैं ये डोमेन है, और डोमेन क्या है भैया? ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कैसा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। क्लियर हो गया? अब आप समझ गए ना? तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे जिस वेबसाइट के लास्ट में edu लगा होता है वो एजुकेशनल होती है, जिस वेबसाइट के बाद में com लगा होता है कॉमर्शियल होती है, जिस वेबसाइट के बाद में org लगा होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, gov लगा होता है वो आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की होती है, जिसके आगे नेट लगा रहता है और नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके मिल लगा रहता है मिलिट्री होती है, जिसके आगे co लगा रहता है वह कंपनी होती है। क्लियर हो गया? co.in लगा रहता है, गूगल co.in वो एक कंपनी होती है इसकी वजह से। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कह रहा है? द लेटर एड्रेसिंग सिस्टम ऑल्सो कंट्री कोड सिंस 2 लेटर। जो भी लास्ट के 2 अक्षर होते हैं लेटर एड्रेसिंग सिस्टम में वो कंट्री कोड होते हैं। तो भैया हमने पहले ही आपको बताया सीओ कनाडा का होता है, ठीक है, जेपी जापान का होता है, IN मिल इंडिया का होता है, यूके यूनाइटेड किंगडम का होता है। क्लियर हो गया? और एक चीज़ सबसे ऊपर पढ़ी थी हमने कि भैया लेटर एड्रेसिंग सिस्टम को डीएनएस कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे लाइन कर समझ लिख लेना नोट करके कि द लेटर एड्रेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड द डीएनएस। लेटर एड्रेसिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? डीएनएस कहा जाता है, जिसे हम डोमेन नेमिंग सिस्टम कहते हैं। और डोमेन क्या होते हैं? जो org है, मिल है, गोव है, ये सब आपके मैंने बताया, ये आपके क्या डोमेन नेम है कि वेबसाइट किस तरह की है वही डोमेन होते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने इंटरनेट किन किन चीज़ों से मिलके बन रहा है, तो उसके 2 सेक्शन ले लिए। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि एक URL होगा, कर लिया। इंटरनेट सर्विसेज होंगे, कर लिया। तीसरा पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ द सर्विसेज, तो एलिमेंट्स को देखेंगे। एलिमेंट्स में आपका क्या आ जाता है? एक आपका आ जाता है सर्वर कंप्यूटर, एक आपका क्लाइंट्स कंप्यूटर, तो उसके बारे में समझ रहे होंगे। देखिएगा, तो जो आपका एलिमेंट्स, ये देखिएगा क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर क्या है? ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मतलब इंटरनेट 2 चीज़ों से मिलकर और काम करता है। एक उसमें सर्वर होता है, एक क्लाइंट्स कंप्यूटर होता है। सर्वर कंप्यूटर मुख्य कंप्यूटर होता है जो पूरे टाइम काम करता है, और क्लाइंट कंप्यूटर पार्ट टाइम कंप्यूटर होता है। समझ पा रहे हैं ना? क्या होता है? पार्ट टाइम कनेक्ट कंप्यूटर्स
होता है। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये देख पा रहे हो ना, मैं कहूँ ये सर्वर है और ये क्लाइंट्स है। सर्वर क्या करता है, क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजता है कि भैया एक फाइल खोल दो। आपने एक रिजल्ट लिखा, आपने एक वेबसाइट मतलब कंप्यूटर पे टाइप की www.saracomputerclasses.com किया। अब जब आपने किया तो आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा है, क्योंकि सर्वर ही www सारा कंप्यूटर क्लासेस एक सर्वर है। क्योंकि जब यूआरएल पढ़ा था तो हमने भैया पढ़ा था कि जो सारा कंप्यूटर क्लासेस पढ़ा था तो उसमें सॉरी जो हमने यूआरएल पढ़ा था उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, जो ये सारा कंप्यूटर क्लासेस है ये भाई दूसरा पार्ट ही तो था। यूआरएल का दूसरा पार्ट था। दूसरा पार्ट सी यूआरएल का क्या होता है, सर्वर नेम होता है। ये तो प्रोटोकॉल थी, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल थी, और ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बाद सर्वर नेम आता है, तो इसे रिक्वेस्ट करता है, यही सर्वर है आपका। ठीक है, तो क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर करता रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उसी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करके रिजल्ट स्क्रीन पे दिखा देता है। मतलब जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो फुल टाइम कनेक्शन होता है। क्यों, समझिएगा, आपने एक फेसबुक खोला, आप फेसबुक खोलोगे, जरूरी थोड़ी है आप ही फेसबुक खोल रहे हो, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग फेसबुक खोलते हैं, कोई किसी टाइम खोल सकता है, तो सर्वर को तो ऑल टाइम चालू रहना पड़ेगा ना। और क्लाइंट को तो भैया जब मन है तब खोल लो, क्लाइंट खुल जाएगा। तो समझिएगा, थोड़ा समझो, जो क्लाइंट होता है वो पार्ट टाइम कनेक्शन होता है। क्यों, जैसे ही आपने फेसबुक लिखा, फेसबुक फ़ोन पे खुल गया, मतलब आपके फ़ोन ने, आपका फ़ोन एक क्लाइंट है तो उसने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा कि भाई फेसबुक खोल दो। फेसबुक खुला, वैसे ही वो कनेक्शन को कट कर देगा, मतलब कनेक्शन कट कर दिया, फेसबुक खोलने की जिम्मेदारी थी, खुल गया। जब आप दोबारा फेसबुक में, जैसे आपने फ्रेंड लिस्ट खोली, फोटो को लाइक किया, तो लाइक करने के लिए दोबारा रिक्वेस्ट भेजी, तो क्लाइंट फिर से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि फोटो को लाइक कर दो, और फोटो को वो लाइक कर देगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि भाई जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो पार्ट टाइम कनेक्शन है, और जो आपका सर्वर है वो आपका फुल टाइम कनेक्शन है। दूसरा, जो क्लाइंट होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, और जो सर्वर होता है क्लाइंट की आई रिक्वेस्ट के हिसाब से डेटा को रिस्पॉन्स कर देता है। तो आप हमेशा याद रखना कि भैया जो क्लाइंट है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, जो सर्वर है क्लाइंट द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट के हिसाब से उसे रिजल्ट दे देता है। दूसरा, क्लाइंट कंप्यूटर पार्ट टाइम कनेक्शन होता है, सर्वर कंप्यूटर फुल टाइम कनेक्शन होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्लाइंट कंप्यूटर क्या है और सर्वर कंप्यूटर क्या है। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, देखो ये जो दिया है ना कॉमर्स ऑन द इंटरनेट, इसे हम लौट के पढ़ेंगे आके, थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि ये पार्ट नहीं है उसका। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आईपी एड्रेस से। चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उससे सीधा आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा इससे। ये इंटरनेट पे एक्चुअल में ये है क्या, इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। पूछा जाता है इंटरनेट पे किसी चीज़ को बेचना या खरीदना क्या कहलाता है, तो ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट पर व्यवसाय करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। तो हम कहेंगे इंटरनेट की मदद से किसी वस्तु को बेचना या खरीदना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स सबसे पहले 11 अगस्त 1994 में नेट मार्केट एक वेबसाइट थी, उसके द्वारा एक सीडी को बेचा गया था, कहेंगे ना। तो 1994 में 11 अगस्त 1994 को नेट मार्केट एक वेबसाइट है, उसके द्वारा सबसे पहले एक सीडी मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क को बेचा गया था। क्लियर हो गया? इंटरनेट पे व्यवसाय 3 तरीके से किया जाता है, एक तो B2B किया जाता है, B2C किया जाता है, और एक डिजिटल मैन किया जाता है। तो हमेशा अब ये याद रखना कि भाई B2B क्या है। देखो B2B होता है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के लिए, बिजनेस से कस्टमर के लिए, और बीच में मिडिल मैन होता है। मिडिल मैन कैसे, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एक जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं वो सब क्या है, मिडिल मैन है। मिडिल मैन या डिजिटल मैन बोला जाता है। हमेशा याद रखना, पेपर में पूछा जाए ये बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मिडिल मैन है। तो जितनी भी सोशल मीडिया, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे कुछ बेचा जा रहा है, कुछ खरीदा जा रहा है, तो वो सब आपके मिडिल मैन का कार्य करती हैं। ये चीज़ हमेशा आप याद रखना। ठीक है, तो वैसे आप ये देखिए ई कॉमर्स को कितने भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है B2B, B2C और मिडिलमैन। हमेशा आपसे B2B और B2C की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो भैया B2B की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस, और B2C की होती है बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसी तरह से एक आपका होता है मॉडेम और एक होता है आपका राउटर। देखो मॉडेम और राउटर के बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि भैया ये मॉडेम क्या है और ये राउटर क्या है। देखो जो मॉडेम है वो समझिएगा, मॉडेम है क्या। मॉडेम देखो हमने बताया भी था आपको कि मॉडम जो होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेटर का कार्य करता है। तो वो समझो मॉडेम है क्या,
मॉडम को मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसका संक्षिप्त रूप है। मतलब मॉडम का संक्षिप्त रूप तो क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर है। ठीक है, ठीक है। इसकी एक ऐसी युक्ति डिवाइस होती है, मतलब यह एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग में बदल देता है। क्लियर हुआ? देखिए समझ रहे हो ना, मॉड्यूलेट क्या होता है, आप ऐसे समझ जाओ, आपका एक राउटर लगा है, आपकी छत पे एक एंटीना लगा रहता है, उसके ऊपर एक फ्रिक्वेंसी लगी रहती है, वही आपका मॉडम होता है। और जो आप वाईफाई होता है ना, वो राउटर्स होते हैं, समझिएगा। मॉडम और राउटर में अंतर समझिए। कुछ लोग वाईफाई को ही मॉडम बोल देते हैं और उसे ही राउटर बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। मॉडम चीज़ अलग है, राउटर चीज़ अलग है, समझ रहे हो ना। मॉडम क्या होता है, आप ऐसे समझ जाइए, आपकी छत पे वाईफाई लगा, उसके ऊपर एक फ्रिक्वेंसी लगी होगी, उस फ्रिक्वेंसी से डेटा इधर उधर जाता होगा, वही डेटा वही फ्रिक्वेंसी आपका मॉडम है। क्लियर हुआ? देखिएगा, तो मॉडम क्या काम करता है, सूचना को मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करने का कार्य करता है। यह एक डिवाइस होती है जो डिजिटल डेटा को मॉड्यूलेट करके एनालॉग रूप में भेजती है। क्लियर हो गया? क्या भेजती है समझिएगा भाई, मैं इंटरनेट की सहायता से एक वीडियो भेजता हूँ, वीडियो डिजिटल सूचना ही तो है, एक पीडीएफ डिजिटल सूचना ही तो है, और उसे संकेत मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक संकेत के रूप में बदल देगी। समझ रहे हो ना, संकेत के रूप में बदल देती है, तभी तो जाता है वो रेडियो वेव्स में ही तो जाता है डेटा, मतलब एनालॉग में बदल देगी। एनालॉग मैंने आपको बताया था, एनालॉग क्या होता है, ठीक है। एनालॉग एस कॉन्टिन्यूस राशि होती हैं, जो डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर बता रहा था, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, तब चीज़ें बताई थी। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो ना कि जो मॉडम है, वो मॉडम भैया डेटा का मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करता है, मतलब डिजिटल डेटा को मॉड्यूलेट करके एनालॉग में भेजती है, और एनालॉग रूप में इससे सिग्नल्स मिलते हैं। क्लियर हो गया? जो एनालॉग प्रसारण रूप में सिग्नल्स मिलते हैं, उसे डीमॉड्यूलेट करके किस में ग्रहण कर लेती है, किस में करती है, तो भैया डिजिटल में कर लेती है। डीमॉड्यूलेट मॉड्यूलेट समझो, देखो समझना, मैं कहूँ कि आपने व्हाट्सएप से एक फ़ोटो भेजा, क्लियर हुआ, अब भाई आपके व्हाट्सएप में नेट तो चल रहा होगा, तो जब फ़ोन से डेटा भेजा जाएगा तो मॉडम, फ़ोन के अंदर एक मॉडम होगा, या फिर आप कंप्यूटर से जब एक फ़ोटो को भेज रहे होगे तो क्या होगा, जहाँ से आप नेट ले रहे होगे वहाँ एक मॉडम लगा होगा, वो आप क्या करोगे, वो मॉडम आपका डिजिटल डेटा को मॉड्यूलेट कर देता है, ठीक है, और सेंड कर देता है। ठीक है, मॉड्यूलेट मतलब मॉड्यूलेट से एनालॉग में परिवर्तित करके भेज देता है। और जब जो रिसीवर के पास पहुंच जाता है डेटा, रिसीवर के पास पहुंचने के बाद क्या होता है आप समझिएगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा ना, तो रिसीवर के पास जब पहुंचता है तो एनालॉग रूप में ही तो पहुंचता है, तो एनालॉग से डिजिटल बदला जाता है, तब डीमॉड्यूलेटर कहलाता है। क्लियर हुआ? तो बस इतना आप याद रखिएगा कि मॉडम जो है वो डेटा का मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करता है। जब डेटा को भेजता है तो मॉड्यूलेशन होता है, अब डेटा को रिसीव करता है तब डीमॉड्यूलेशन होता है। क्लियर हो गया? आगे समझिएगा कि राउटर क्या होता है। क्या राउटर क्या होता है, तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के नेटवर्क के बीच में डेटा या पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? वो एक राउटर होता है। देखो समझो राउटर क्या होगा, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ राउटर के बारे में क्या होता है। देखो ये जो है ना, ये आपका एक राउटर है, देखो दिख रहा है ना, इधर के कंप्यूटर्स और इधर के कंप्यूटर्स में इधर से इधर डाटा पहुंचाना है और इधर से इधर पहुंचाना है, तो ये राउटर का काम है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? क्या है कि भैया दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में डेटा या पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राउटर एक, ठीक है, इंटरवर्किंग डिवाइस है, मतलब जो नेटवर्क के बीच में कार्य करती है, जिसका प्रयोग नेटवर्क के माध्यम से पैकेट व डेटा को सेंड व रिसीव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं कहूँ दो कंप्यूटर आपने रख लिए, दो कंप्यूटर के आपस में इस कंप्यूटर पे डेटा डालना है तो आपको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, बस ये समझ जाइएगा। और जो मॉडम्स होते हैं वो भैया मॉडम आपके क्या करते हैं, डेटा को मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट प्रोसेस में बदल देते हैं और वो करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया?
देखो और आसानी से मॉडल समझो तो इसे आप पता मॉडम को क्या समझ लो, आप ऐसे समझ लो मेरी वाईफाई डिवाइस है और जो वाईफाई डिवाइस है वो मॉडम का काम कर रही है। जो मॉडम है वाईफाई से जैसे ही आपने फ़ोन से डेटा सेंड किया, वाईफाई क्या आपका डेटा करती है, भेजे गए फोटो डिजिटल होता है तो उसे आप मॉड्यूलेट करके एनालॉग में बदल देती है, और जब दूसरे के यहाँ जहाँ रिसीवर एंड में पहुँचती है तो उसके वही नेट चल रहा होगा, उसके पास ये मॉडम होगा, तो मॉडम उस मॉडम क्या करेगा, आपका जो डेटा एनालॉग में आया था डिजिटल में परिवर्तित कर देगा। तो यही मॉडम है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना कि भैया टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क के भी प्रकार होते हैं, तो वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गया। क्लियर हुआ? देखिए समझिएगा, लैन क्या है। लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो एक बिल्डिंग में बनाया जाता है, उसे हम लैन कहते हैं। एक भवन या एक कंपनी में बनाए जाने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसकी अधिकतम लंबाई 1 किलोमीटर होती है। देखिए आप कह रहे होंगे भैया 1 किलोमीटर ही क्यों होगी? देखिए मैं ये नहीं कह रहा 1 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर कर लो। भैया ये बताओ 5 किलोमीटर वायर लगा लोगे तो जो आपका डेटा है वो कितना स्लो ट्रांसफर हो पाएगा, है ना। डेटा की जो स्पीड है, जो डेटा का जो आपका किस पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसेस पे काम करता है, ईडीपी पे कार्य करता है, तो ईडीपी स्लो नहीं हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाएगी। एक मैसेज 5 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे या 2 मिनट में ट्रांसफर हो पाएगा, जो नैनो सेकेंड पिको सेकेंड्स पे आजकल हो रहे हैं, तो वो आपकी स्पीड खराब हो जाएगी, मतलब उतनी तेज कंप्यूटर कार्य नहीं कर पाएगा। तो हम बोलेंगे एक भवन या एक कंपनी में बनाए जाने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, जिसकी अधिकतम लंबाई 1 किलोमीटर होती है। बस आप ये याद रखना। क्लियर हो गया? तो भैया आप देख रहे होगे हमने कुछ कंप्यूटरों को यहाँ कनेक्ट कर लिया, जैसे मैं कहूँ कि भैया ये हमारा बिल्डिंग, ये हमारा फ्लोर नंबर 1 है और ये हमारा फ्लोर नंबर 2 है। क्लियर हुआ? तो दो फ्लोरों को आपस में जोड़ लिया मैंने ऊपर से नीचे। तो भैया हमने क्या किया, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ लिया, एक नेटवर्क बना लिया। जब कंप्यूटरों को आपस में जोड़ लिया जाता है तो वो नेटवर्क कहलाते हैं, जब नेटवर्कों को आपस में जोड़ लिया जाता है तो इंटरनेट कहलाता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर हुआ? तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि भैया एक भवन या एक कंपनी में बनाए जाने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसकी अधिकतम लंबाई 1 किलोमीटर की होती है। बस आप ये अच्छे से याद रखना। आगे चलते हैं हम वैन के बारे में। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? देखिए वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कि इंटरनेट की मदद से बनाए जाने वाले नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अभी तक एक लोकल एरिया नेटवर्क पड़ा था जिसमें एक बिल्डिंग है, एक भवन में बनाए गए थे। अब यहाँ पे भवन नहीं, अब यहाँ पे सिटी और कंट्री की बात करेंगे। जैसे मैं कह दूं ये यूएस है, ये इंडिया है, ये जापान है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये जो आपस में इन्हें कनेक्ट किया जा रहा है, ये इंडिया रहा, ये यूएस रहा, ये जापान रहा, तो भैया इनको हम क्या करने वाले हैं, आपस में जोड़ेंगे ना। आप देख पा रहे हो पूरा पृथ्वी का सिंबल दिख रहा है, मतलब पूरा अर्थ दिख रहा है। पूरे ही अर्थ में, पूरे ही वर्ल्ड में कहीं से कहीं डेटा ट्रांसफर करने के लिए वैन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? क्या कह रहे हैं आप, वैन की मदद से पूरे ही विश्व में किसी भी कंप्यूटर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? लैन की अपेक्षा थोड़ा स्लो होता है हमारा कौन सा, वाइड एरिया नेटवर्क। भाई सीधी सी बात है, एक बिल्डिंग में डेटा फ्लो कर रहे हो और पूरे विश्व में कर रहे हो, थोड़ा स्लो होगा ना। तो हम कहेंगे कि एक इंटरनेट की सहायता से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम संबंध को स्थापित कर सकते हैं और कर पा रहे हैं, तो वह कनेक्शन हमारा कैसा होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, मैन क्या होता है। हम बोलेंगे मैन क्या होता है, तो भैया मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारा क्या होता है, तो मैन होता है। अब मैन है क्या, तो मैन भैया लैन और बैन को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो बैन बन जाता है। क्लियर हुआ? जैसे मैं कहूँ भैया एक ऑफिस ये रहा, एक ऑफिस ये रहा, एक ऑफिस ये रहा, एक ये रहा, ये एक फैक्ट्री है, ये हॉस्पिटल है, ये एक सिटी है और ये एक कंपनी है। क्लियर हुआ? ये देखो आप देख पा रहे हो ना, देखो ये जो है एक भाई एक कंपनी है, मतलब एक फैक्ट्री है, ये एक हॉस्पिटल है, ये एक सिटी है और ये एक कंपनी है। इन सबको आपस में जोड़ दिया, यहाँ भी कोई नेटवर्क बनाया, यहाँ पे भी कोई नेटवर्क बनाया, यहाँ पे भी कोई नेटवर्क बना रहा, यहाँ कोई नेटवर्क बनाया। इन सब नेटवर्क को वैन की मदद से, देखो वैन क्या था,
जैसे एक यहाँ एंटीना लगाया, एक यहाँ एंटीना लगाया, एक यहाँ एंटीना लगाया और एक यहाँ एंटीना लगाया, इन सारे को आपस में जोड़ लिया तो हमने क्या बना लिया, मैन बना लिया। मतलब लैन और वैन से मिलके जो नेटवर्क बनता है उसे मैन कहते हैं, मल्टीप्लेट एरिया नेटवर्क। क्लियर हो गया? तो होप आपको चीज़ें ही बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। तो ऐसे हम कहते हैं एक भवन से दूसरे भवन के साथ संबंध स्थापित कर पाना ही मेन नेटवर्क होता है। क्लियर हो गया? अब एक भवन ही तो आपको दिख रहा है भैया, एक भवन ये रहा, एक भवन ये रहा, एक भवन ये रहा, एक भवन ये रहा। या फिर अब जरूरी नहीं है एक भवन, मतलब एक भवन की कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि वो भवन आपका 1 किलोमीटर के अंतर्गत हो या 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत हो। वो भवन आउट ऑफ सिटीज हो सकते हैं। एक आपका आगरा में, एक मैनपुरी में है, एक दिल्ली में है, एक कानपुर में है। उन सबको आपस में जब आप जोड़ लोगे ना तो वो आपका मैन बना देंगे। वाइड एरिया नेटवर्क की जगह पे क्या बना रहे होंगे, मैन बना रहे होंगे, मैनिपुलेट एरिया नेटवर्क। क्लियर हो गया? अच्छे से आगे चलते हैं हम। देखिए, जब हमने कंप्यूटर को आपस में जोड़ना सीखा तो भाई 2 तरीके से जोड़े जाते हैं कंप्यूटर। कैसे कंप्यूटर को आपस में जोड़ पाना नेटवर्क कहलाता है, और नेटवर्क को जोड़ पाना इंटरनेट कहलाता है। ये पहले पढ़ रखा है। तो आप समझिएगा, जब हम केबलों, जबकि 2 तरीके से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। एक तो भाई तारों की मदद से जोड़ा जाएगा, एक बिना तारों की मदद से जोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक तारों की मदद से, एक बिना तारों के, तार की मदद से, एक बेतार की मदद से। क्लियर हो गया? एक वायर, एक वायरलेस। आगे समझते हैं। तो जो गाइडेड मीडिया होता है, समझ रहे हो ना? देखिए 2 तरीके से किया जाता है। देखो मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको बताता हूं कि गाइडेड मीडिया क्या होता है। देखो समझो, मैं आपसे कहूं कि गाइडेड मीडिया क्या होता है तो देखिएगा, गाइडेड मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे तारों की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को हस्तांतरित किया जाता है। मतलब कि हस्तांतरित मतलब भेजा जाता है। क्लियर हुआ? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा किसकी मदद से, तारों की मदद से भेजा जाए तो भैया वो क्या कहलाएगा, गाइडेड मीडिया कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर तक डेटा तारों की मदद से भेज पाना ही गाइडेड मीडिया है। या जब डेटा को या जब सूचना को तारों की मदद से भेजा जाता है तो वह गाइडेड सूचना कहलाती है, गाइडेड मीडिया कहलाती है। अब देखिएगा गाइडेड मीडिया तारों की मदद से, तो हम तारों को पढ़ लें भाई, कौन कौन से तरह के तार या कौन कौन से तरह के वायरों का प्रयोग किया जाता है। तो एक आपकी ट्विस्टेड पेयर होता है, एक आपका कॉक्सियल केबल होता है, तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। केबल का सबसे नया रूप, सबसे ज़्यादा नवीनतम केबल कौन सी है, कौन से तार हैं, तो हम कहेंगे भैया फाइबर ऑप्टिक केबल। केबल का सबसे नवीनतम रूप है जिसका प्रयोग इंटरनेट के लिए किया जाता है। ये आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। क्या कि भैया ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर जो केबल होता है वो भैया केबल हमारा 1 mm थिक होता है। जैसे आप समझ, आपके पंखे में कोई केबल यूज हो रही होगी तो वो आपकी वो ट्विस्टेड पेयर है। समझ रहे हो ना? कोई भी ऐसी केबल जिसमें एक कैंसिलेटर हो, एक अडेप्टर हो, मतलब कि 2 तार दिए हों, 2 तार जिसमें भी दिए होंगे वो आपकी क्या हो जाएगी भैया, आपका ट्विस्टेड पेयर केबल हो जाएगा। ट्विस्टेड पेयर केबल में कॉपर का वायर होता है और कॉपर के वायर की थिकनेस मतलब मोटाई होती है 1 mm की। पूछा जाए 1 mm का कॉपर का वायर कहाँ प्रयोग होता है तो आप कह पाएंगे भैया ट्विस्टेड पेयर में होता है। क्लियर हो गया? जिसका प्रयोग लोकल एरिया टेलीफोन्स में किया जाता है। आप अगर देखो 1 mm, तो आपसे ये पूछा जाए तो कॉक्सियल केबल में भी 1 mm का ही होता है। पर अगर ऐसे पूछा जाए, ये बताइएगा कि भैया टेलीफोन में कौन सी केबल का प्रयोग होता है तो आप कहेंगे कॉक्सियल केबल का प्रयोग होता है। आपके फैन में कौन सी केबल होती है, सॉरी आपके फ़ोन में कौन सी लैंडलाइन फ़ोन है, लोकल एरिया फ़ोन्स में कौन सी केबल का प्रयोग होता है तो आप कहेंगे भैया हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? आपके फैन में कौन सी केबल प्रयोग होती है तो आप कहेंगे भैया ट्विस्टेड पेयर केबल प्रयोग होती है। इतना क्लियर हुआ? इसी तरीके से आगे एक केबल होती है हमारी कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल क्या होता है, ये कॉक्सियल केबल में क्या होता है, कॉक्सियल केबल भी आपका एक कॉपर का वायर होता है, 1 mm ही मोटा होता है।
पर कोएक्सियल केबल का प्रयोग टी ब्रॉडकास्ट, मतलब आपने न्यूज़ चैनल वगैरह पे लाइव आते देखा होगा, वो लाइव वाला सिस्टम जो ब्रॉडकास्ट वही, या फिर टीवी वगैरह में आपने छत पे जैसे वीडियोकॉन हो गया, D2 वीडियोकॉन हो गया, डिश टीवी हो गया, वहाँ से एक वायर आता है जो हमारे जो घर अंदर राउटर लगा रहता है, जो मॉडल मतलब कि जो सेटअप बॉक्स होता है उसमें आके लग जाता है। तो वो जो केबल होती है उसी केबल को कोएक्सियल केबल कहा जाता है। वो केबल को 4 भाग में डिवाइड किया गया, तो मतलब उसकी 4 लेयर्स होती हैं। पहली जो ऊपर लेयर होती है उसे जैकेट कहा जाता है, उसके बाद एक उसमें एक जाल होता है वायर्स का, उससे आप शील्ड बोलते हो। उसके बाद एक फाइबर का कैप मिलता है आपको, उसके अंदर आपका कंडक्टर्स निकलता है। जो कंडक्टर्स निकलता है वो वायर होता है, एक्चुअली वही वायर है। ये 3 लेयर इसलिए चढ़ाई जाती हैं क्योंकि इन 3 लेयर्स की मदद से तार बहुत ज़्यादा मजबूत रह पाता है, आसानी से ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो पूछा जाए ऐसा कौन सा वायर है जिसपे 3 लेयर्स होती हैं, तो आप वो पाएंगे, वो भाई लेयर जो होती है वो कोएक्सियल केबल होती है, जिसका प्रयोग ब्रॉडकास्ट या टीवी वगैरह में किया जाता है। क्लियर हो गया ये। अब देखिए गाइडेड जितनी भी केबल हैं वो सब गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आती हैं, याद रखना, जितनी भी केबल हैं सब किसके अंतर्गत आती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आती हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, देखिए केबल का सबसे नवीनतम रूप आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है, जिसका प्रयोग इंटरनेट के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल केबल का सबसे नवीनतम रूप है, यह डेटा को भेजने के लिए प्रकाश संकेतों का प्रयोग करता है और ये सबसे तेज गति पर कार्य करता है। क्लियर हो गया। ये पूछा जाए केबलों में गाइडेड मीडिया में सबसे तेज कार्य करने वाली केबल कौन सी होती है, तो आप कहेंगे वह जो केबल है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है, जो इंटरनेट को भेजने के लिए, इंटरनेट के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट को किस रूप में भेजती है, तो आप कहेंगे प्रकाश संकेत के रूप में भेजती है। क्लियर हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और है, फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर कोई भी कॉपर का वायर नहीं होता है, तो हमेशा याद रखिएगा फाइबर ऑप्टिक ऐसी कौन सी केबल है जिसके अंदर कोई भी वायर नहीं होता है, तो आप कहेंगे भैया फाइबर ऑप्टिक केबल है जिसके अंदर कोई भी कॉपर का वायर नहीं होता है, पूरी तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट पल्स के रूप में डेटा को भेजती है। मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉनिक का काम ही नहीं है, बिल्कुल टोटल काम किसका है, लाइट पल्स का है। क्लियर हो गया। तो इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग किया जाता है, जो लाइट पल्स का प्रयोग करती है, जिसके अंदर कोई भी कॉपर का वायर नहीं होता है। क्लियर हो गया। आगे पढ़ेंगे तो गाइडेड मीडिया पढ़ लिया हमने, तारों की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा को भेज पाना ही गाइडेड मीडिया कहलाता है। क्लियर हुआ। अब हम अनगाइडेड मीडिया के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए अनगाइडेड क्या होता है। अब ये गाइडेड माने तार, अनगाइडेड मीन्स कोई भी तार नहीं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा को भेज पाना। ठीक है, जहाँ पे तारों का प्रयोग ना किया गया हो, मतलब गाइडेड मीडिया के अंतर्गत किसी भी प्रकार के तारों का प्रयोग नहीं किया जाता या पूर्णतः तारों रहित होती हैं। समझ में आया। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे बिना तारों के डेटा को भेज पाना ही गाइडेड मीडिया कहलाता है। अब गाइडेड मीडिया के अंतर्गत क्या आता है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन समझ रहे हो ना, जैसे कि आप फोन पे बात कर पा रहे हो, टेलीकम्युनिकेशन क्या है, तार लगते हैं आपके फोन से, कहीं भी फोन लग जाता है, तो क्या है वो अनगाइडेड मीडिया है। व्हाट्सएप से कहीं मैसेज भेज देना अनगाइडेड मीडिया ही तो है। आप देख पाते भैया मेरा हेलो वहाँ उड़ते हुए जा रहा है, नहीं देख पा रहे हो ना, पर तारों को देख के बता सकते हो भैया इन तारों की मदद से आपकी लाइट आ रही है या डेटा जा रहा है। तो आप जहाँ पे तारों का प्रयोग नहीं होता है वो आपके अनगाइडेड मीडिया होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स, सैटेलाइट, ठीक है, वेरी स्मॉल एप्लीट्यूड टर्मिनल्स, ठीक है, और आपका एक होता है इंफ्रारेड एंड, देखो इंफ्रारेड एंड मिलीमीटर वेव्स ये बहुत पहले आते थे, जब ब्लूटूथ नहीं होता था ना तब इंफ्रारेड आता था। अब इंफ्रारेड की जगह पे क्या आने लगा है, ब्लूटूथ आने लगा है। तो ब्लूटूथ कैसा है, अब देखिए समझिएगा, ब्लूटूथ कैसा है, अनगाइडेड ही तो है। ब्लूटूथ से कहाँ फाइलें ट्रांसफर नहीं देख पाते हो। वाईफाई क्या अनगाइडेड मीडिया है, आपके सैटेलाइट अनगाइडेड मीडिया है, आपकी सैटेलाइट्स भी हो गए, जैसे रेडियो वेव्स अनगाइडेड मीडिया, रेडियो आपका बसता है रेडियो वेव्स की मदद से। ठीक है, VH वेरी हाई स्मेल फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव लिंक्स, सब ये क्या हैं आपके, सब भैया ये आपके अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। तो अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत वो सिस्टम्स आते हैं जहाँ पे तार का प्रयोग नहीं किया जाता है, जहाँ पे बिना तारों की मदद से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। क्लियर हो गया।
आगे पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा OSI लेयर है। अब चीज़ों को अच्छे से समझना, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है उन सब सारी चीज़ों को अब जोड़ के हमें सीखना होगा, ठीक है। देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे OSI मॉडल्स के बारे में। OSI मॉडल क्या है, देखो समझो। OSI मॉडल जो हमारा होता है इसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। समझ रहे हो? यहाँ पे हम पता है, यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि हमारा जो मैसेज है, जैसे आपने एक मैसेज व्हाट्सएप से हेलो भेजा, एक्चुअल में वो हेलो कहाँ कहाँ जाता है, उसके साथ क्या क्या प्रोसेस होते हैं और किस तरीके सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुँचता है, ये सारी चीज़ें हम OSI मॉडल्स में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं OSI मॉडल बनके कब तैयार होता है, तो हम बोलेंगे भैया OSI मॉडल 1984 में बनके तैयार होता है। ये चीज़ आप याद रखना, OSI मॉडल 1984 में बनके तैयार होता है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। पूछा जाता है OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, तो 7 लेयर होती हैं और प्रत्येक लेयर का अपना काम होता है। क्लियर हो गया? प्रत्येक लेयर का अपना खुद का एक अलग अलग काम होता है, मतलब हर एक लेयर पे कुछ अलग तरह का काम होता है, ठीक है। और एक नेटवर्क से दूसरे से डेटा को ट्रांसफ़र होता है। जब 7 लेयर मिलके एक साथ काम करती हैं ना, तब भी आपका डेटा एक लेयर से, मतलब एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफ़र होता है। एक भी लेयर अगर काम नहीं करेगी ना साथ में, तो आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। हर लेयर पे डेटा को सक्सेसफुल प्रोसेस से गुजरना होता है। एक पे भी अगर करप्टेड हो गया डेटा तो आपका मैसेज सेंड नहीं होगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं लेयर्स के बारे में। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखिएगा, ये आपके सामने एक फोटोज है, ये देखिए, ये देख पा रहे हो डायग्राम, ये एक लेयर्स का डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लेयर दिया है, एप्लीकेशन दिया है, और एप्लीकेशन के बाद आपको प्रेजेंटेशन दिया है, सेशन दिया है, ट्रांसपोर्ट लिंक दिया है, नेटवर्क लेयर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको ये डेटा लिंक लेयर दिया, फिजिकल लेयर दिया है, यही तो दिया है। तो समझिएगा, जो आपका एक्चुअली में देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए पहला लेयर कौन सा है, तो आप बोलेंगे पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर है, और 7वीं लेयर जो होती है वो आपकी फिजिकल लेयर होती है। क्लियर हो? मतलब सॉरी, ये होता है पहली लेयर आपकी फिजिकल लेयर होती है, 7वीं लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है, पर हम पहली लेयर को पहले पढ़ते हैं और बाद में फिजिकल लेयर पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? मतलब पढ़ेंगे तो हम पहले एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। सबसे पहले पढ़ते फिजिकल को हैं, पर फिजिकल पहली नहीं होती है, पहली होती तो हमारी, पहले पढ़ते तो हम एप्लीकेशन को हैं पर होती है फिजिकल। क्लियर हुआ? तो समझो, पहली हम पढ़ते सबसे पहले एप्लीकेशन को हैं, पर एप्लीकेशन पहली लेयर नहीं होती है, पहली लेयर आपकी फिजिकल लेयर होती है। याद रखना अच्छे से, कौन सी होती है? पहली फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होती हैं, ठीक है, 7 लेयर होती हैं, जिसमें इसे गलत लिखा है यहाँ, 7वीं फिजिकल लेयर जहाँ लिखा है यहाँ होगी पहली लेयर होती है, जहाँ पे ऐप लिखो पहली लेयर क्या लिखा है? एप्लीकेशन नहीं, पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है और 7वीं लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है, पर हम पढ़ते पहले एप्लीकेशन को है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन लेयर पर क्या कार्य होता है। एप्लीकेशन लेयर पे क्या कार्य होता है, जैसे समझ जाइएगा, आपने एक व्हाट्सएप खोला फ़ोन पे, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो सारी ही एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करती हैं। जैसे आपका एक प्रोटोकॉल होती है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो भी कहाँ काम करती है? एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है, ये हमेशा याद रखना आप, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे आपका जीमेल काम करता है, फेसबुक काम करता है, न्यूज़ ग्रुप काम करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी जीमेल, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो, कोई भी आपकी एप्लीकेशन हो, सब कहाँ काम करेंगी? एप्लीकेशन लेयर पे करेंगी। और 2 प्रोटोकॉल और होती हैं, जो एक HTTP है और यूज़नेट है। बस आपसे पूछे भैया ये बताइए एप्लीकेशन लेयर पर क्या कार्य होता है, तो आप कहेंगे भैया एप्लीकेशन लेयर पे 2 प्रोटोकॉल, एक HTTP और न्यूज़ ग्रुप काम करता है। दूसरा, जितनी भी एप्लीकेशन है जैसे आपकी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये काम करती हैं। तीसरा, सारी वेबसाइटें इस पर काम करती हैं, कोई भी वेबसाइट आपकी हो, ठीक है। आगे
जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो क्या होता है? आप बोलेंगे भैया प्रेजेंटेशन लेयर पर डेटा का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन किया जाता है, डेटा ट्रांसलेशन किया जाता है। हमने जब मॉडर्न पढ़ा था, जब हमने मॉडर्न पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि भाई जो डेटा सेंड किया जाता है वह डेटा डिजिटल होता है, डिजिटल डेटा को मॉड्यूलेट करके एनालॉग में परिवर्तित कर देता है। मॉडर्न का यही तो काम था कि भेजी गई डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग में बदल देना। तो ये वही काम करता है, मॉड्यूलेट। समझिएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया जो ये लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, इस लेयर पे क्या काम होगा, मैं आपसे कहूँ इस लेयर पर क्या काम होगा, तो ये एप्लीकेशन पे सारी एप्लीकेशन खुल जाएंगी। यहाँ पे आपका जो मैसेज होगा, जैसे आपने हेलो व्हाट्सएप खोल लिया, आपने लिखा हेलो, अब जो हेलो लिखा है ये हेलो डिजिटल है, इसे किस में बदला जाएगा? इसे भैया उसमें बदला जाएगा, मॉड्यूलेट करके इसे एनालॉग में बदला जाएगा, तभी तो डेटा ट्रांसफर होगा। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, फिर आता है एक आपका सेशन लेयर। ये आपका लेयर क्या काम करता है इसके बारे में समझते हैं। जो आपका सेशन लेयर होता है वो आपका क्या करता है? एड्रेस फाइंडिंग का काम करता है, बस इतना याद रखिएगा। देखिए एड्रेस फाइंडिंग क्या करता है, इस लेयर पर एड्रेस फाइंडिंग जैसी प्रोटोकॉल का काम की प्रोटोकॉल कार्य करती है। एड्रेस फाइंडिंग जैसी प्रोटोकॉल कौन सी भैया? एक प्रोटोकॉल आपकी एंड टू एंड हो गया, दूसरा आपका ग्रोफर हो गया, तीसरा आपका क्या कहा जाता है? टेलनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। ग्रोफर प्रोटोकॉल का एक काम और होता है हाइपरलिंक को आपस में जोड़ना। क्या होता है? हाइपरलिंक को आपस में जोड़ना। इतना क्लियर हो गया? हाइपरलिंक को आपस में जोड़ना, ठीक है। तो हम बोलेंगे भैया इस लेयर पर एड्रेस को फाइंड करने का कार्य होता है। एड्रेस फाइंड कैसा? जैसे मान लो आपने एक मेल भेजा, आपकी मेल आईडी सही है कि नहीं है, तो जैसे ही आप सेशन लेयर पे लिखने के बाद मैसेज भेजते हो ना, तो वो अनसक्सेसफुल हो जाता है और एक अलग फोल्डर होता है ड्राफ्ट नाम का, वहाँ सेव हो जाता है और ये कह देता है कि भैया आपका एड्रेस सही नहीं है, आपने जो एड्रेस भेजा है उसे हमने फाइंड नहीं कर पाया है, एड्रेस ढूंढ नहीं पाया है। तो एड्रेस फाइंडिंग एंड डिटेक्टिंग का काम कहाँ होता है? तो सेशन लेयर पे होता है। क्लियर हो गया? सेशन लेयर पे क्या होता है? एड्रेस फाइंडिंग का कार्य होता है। एड्रेस फाइंडिंग वाली कौन कौन सी प्रोटोकॉल होती है? तो एंड टू एंड प्रोटोकॉल होता है, ग्रोफर प्रोटोकॉल होता है और एक आपका टेलनेट प्रोटोकॉल होता है जो सेशन लेयर पर कार्य करता है। इतना अच्छे से क्लियर हो गया? आगे पढ़ेंगे। देखिएगा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, समझ रहे हो ना? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर मैसेज ना, यहाँ पे मैसेज का सेगमेंटेशन किया जाता है। अब मैसेज का सेगमेंटेशन क्या होता है, देखो समझिएगा। इंटरनेट पे प्रत्येक फाइल को पैकेट्स में रन किया जाता है। पैकेट्स क्या होते हैं? टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे समझिए जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो आपके मैसेज को 4 भागों में बांट देती है। इसलिए बांट देती है कि भैया एक रास्ते पे ज़्यादा ट्रैफिक हुआ तो भैया अब आपका पैकेट रुक जाएगा, आपका मैसेज रुक जाएगा, तो आपका मैसेज टाइम से डिलीवर्ड हो जाए, टाइम से रिसीवर तक पहुंच जाए। इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर आपका मैसेज को 4 भागों में तोड़ देती है। तो बस इतना याद रखिएगा। आपसे कहा जाए ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्या कार्य होता है, तो आप कहेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पर मैसेज का सेगमेंटेशन होता है, मतलब मैसेज को 4 भागों में बांटा जाता है। इतना क्लियर हो गया? आगे आता है आपका नेटवर्क लेयर क्या होता है, कि समझना नेटवर्क लेयर क्या होता है। नेटवर्क लेयर क्या होगा? नेटवर्क लेयर पे आपका जो आपका बॉक्स होगा या जो मेल होगा उस पर सेंडर का पता डाला जाता है। समझिए, देखो मैं आपसे कहूँ, आप जब मैसेज सेंड करते हो, कभी जीमेल पे एक मेल लिखते हो, तो कभी भी आपने आज तक क्या किया? आज तक कभी भी आपने अपना पता नहीं डाला होगा। समझ में आया ना? अपना पता नहीं डाला होगा। इतना क्लियर हुआ? तो जब अपना पता हम डालते नहीं है तो हमारा पता अपने आप मेल में चला जाता है। तो वही होता है हमारा नेटवर्क लेयर पर सेंडर और फ्रॉम का एड्रेस डाला जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। डेटा लिंक लेयर पर क्या होता है? डेटा लिंक लेयर पे आपके मैसेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। मतलब आपने हेलो लिखा तो हेलो को सिक्योरिटी भी चाहिए भैया। क्लियर हो गया? तो आप बोलेंगे नेटवर्क लेयर पर मैसेज या पैकेट को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब पेपर में सुरक्षा तो नहीं आएगा, पेपर में पूछा जाएगा ये बताइएगा कि मैसेज को
इनक्रप्टेड एंड डीक्रप्टेड कहाँ किया जाता है, किस लेयर पर किया जाता है, तो आप कहेंगे इनक्रप्शन एंड डीक्रप्शन का प्रोसेस कहाँ होता है, कहाँ होता है भैया, तो वो होता है डेटा लिंक लेयर पे। हमेशा याद रखना भैया, समझना, आप कोई वायरस ना आ जाए मेल में, इसलिए सुरक्षा भी तो बहुत जरूरी है ना, तो इनक्रप्शन और डीक्रप्शन से किया जाता है। क्लियर हुआ? आगे चलिएगा। फिजिकल लेयर क्या होता है? फिजिकल लेयर पे आपका मैसेज अब सेंड होता है, समझिएगा क्या होगा, सेंड होगा। इस लेयर पर मैसेज को सेंड किया जाता है, वायर व वायरलेस प्रोसेस किसी से भी कर सकते हो। देखिए, आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा भेजा, तो आप भैया कैसे भेज सकते हो, जरूरी थोड़ा है कि आप बार बार तारों की मदद से ही भेजो, किसी वाईफाई की मदद से भेज दो, वाईफाई नहीं तो तार की मदद से भेज दो। जब तार की मदद से भी चला जाएगा और आपका वाईफाई की मदद से भी चला जाएगा, बस मैसेज सेंड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया दोनों ही कार्य करती हैं। पूछा जाए गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया कहाँ कार्य करती हैं, तो आप बोले गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया फिजिकल लेयर पर कार्य करती हैं। अब एक बार डायग्राम की मदद से पूरी सी चीज़ों को फटाफट और समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। देखिए समझिएगा, यहाँ ये सेंडर है, ये मैसेज को सेंड करेगा, और व्हाट्स बी को, मतलब यहाँ पे ये क्या है, आपका रिसीवर है। अब समझिएगा, यहाँ पे सेंडर वाले ने एक एप्लीकेशन खोली, जैसे आप एक मैसेज खोल रहे हो तो मैसेज आप भेज रहे हो, तो भेजने वाले को पहले पढ़ रहे हैं। भेजने वाले ने व्हाट्सएप को खोला या जीमेल आईडी को खोला, खोल लिया, खुल गई जीमेल, मतलब एचटीटीपी और जीमेल यहाँ पे खुल गया, एप्लीकेशन का काम हो गया। एप्लीकेशन, जीमेल एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन या वेबसाइट है तो खुल गई वेबसाइट, और एप्लीकेशन और एचटीटीपी ये आपका, और ये आपका कहाँ काम करते हैं, मैंने बताया था आपका एचटीटीपी एप्लीकेशन और वेबसाइट आपका एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करती हैं। खुल गया। अब आपने मेल लिखना चालू किया, तो आपका मेल डिजिटल है और ये जाएगा कैसा, एनालॉग के रूप में, मैंने बताया था। तो भैया यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग प्रोसेस किया जाता है, मतलब डेटा का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कहाँ होता है, तो प्रेजेंटेशन पे। सेशन लेयर आपका एड्रेस ढूंढता है, यहाँ पे एड्रेस फाइंडिंग प्रोटोकॉल कार्य करती है, जैसे एंड टू एंड कार्य कर रही थी, एंड टू एंड कर रही थी, और कौन सी कर रही थी, तो हम बोलेंगे ग्रोफर प्रोटोकॉल और टेलनेट प्रोटोकॉल। कहाँ काम कर रहे थे, सेशन लेयर। सेशन लेयर सेंडर और रिसीवर के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। पूछा जाता है ओएसआई लेयर में ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल होती है जो रिसीवर और सेंडर के बीच में संबंध स्थापित करती है, तो हम बोलेंगे सेशन लेयर होती है, और तब तक जुड़ी रहती है जब तक सेंडर रिसीवर के पास मैसेज पहुंच नहीं जाता है। ये भी पूछा जाता है ऐसी कौन सी लेयर है जब तक सेंडर के पास से गया हुआ मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक वो जुड़ी रहती है, तो सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके पैकेट्स को तोड़ा जा रहा था, 4 टुकड़ों में पैकेट का सेगमेंटेशन किया जाता है। नेटवर्क लेयर पे आपके पैकेट्स में सेंडर का पता डाला जाता है, फ्रॉम एंड सेंडर्स का। जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर पर क्या होता है, डेटा को सिक्योरिटी दी जाती है, मैसेज को सिक्योरिटी दी जाती है और फिजिकल लेयर पे भेज दिया जाता है। अब यहाँ देख लो अब देखो सेंडर साइड में जाएंगे, रिसीवर साइड में जाएंगे तो देखेंगे पहले फिजिकल लेयर पे भैया वाईफाई कनेक्ट होना जरूरी है, तभी तो मैसेज आएगा फ़ोन में। तो वाईफाई कनेक्ट हो गया फिजिकल लेयर पे, या इंटरनेट केबल की मदद से कनेक्ट हो गया कंप्यूटर में। अब जो मैसेज आया है सबसे पहले उसकी सुरक्षा चेक की जाएगी, कहीं कोई वायरस तो नहीं आया, तो डेटा लिंक लेयर पे सिक्योरिटी प्रोसेस होगा। ठीक है, टी पैकेट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रॉम का एड्रेस डाला, तो यहाँ ये चेक किया जाएगा भैया जो मैसेज भेजा गया वो मेरे लिए ही है, यहाँ चेक किया जाएगा हाँ मेरे लिए, तो वो ले लेगा। आगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसने, अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे टुकड़े किए गए थे पैकेट के, तो यहाँ वो पैकेट के क्या कर देगा, पैकेट के 4 टुकड़ों को एक टुकड़ा बना देगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मतलब यहाँ पे सेगमेंटेशन किया गया, अब क्या होगा, डीसेगमेंटेशन हो जाएगा। अब सेशन लेयर पे जैसे ही मैसेज आया वैसे ही इस रिसीवर वाले के फ़ोन पे एक टिक हो जाएगा, आई मीन लिख के आ जाएगा योर मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड। क्लियर हो गया। अब ये खोल के पढ़े ना पढ़े ये हम नहीं इसे प्रेशर कर सकते हैं, तब भी इसका समझ लो। यहाँ पे भाई क्या हुआ था, डेटा को मॉड्यूलेट किया गया, तो यहाँ डीमॉड्यूलेट किया, क्योंकि यहाँ एनालॉग में आया डेटा, अब एनालॉग से डिजिटल में डेटा यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो सेंडर साइड से डेटा को डिजिटल से एनालॉग में बदला जाता है, रिसीवर साइड में एनालॉग से डिजिटल में बदला जाता है। तो मतलब कि यहाँ डिजिटल से एनालॉग, सेंडर साइड में डिजिटल से एनालॉग और रिसीवर साइड में एनालॉग से डिजिटल, मतलब कि यहाँ मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन। और एप्लीकेशन पे आप व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आ गया या जीमेल पे मैसेज आ गया, तो ये सारी प्रोसेस होती है मैसेज को सेंड करने में। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आगे पढ़ेंगे हम टोपोलॉजीज़ के बारे में। आई होप बस 20 मिनट का आपका क्लास और होगा, चीज़ें आपको बस यही छोटा सा इंटरनेट है आपका आराम से क्लियर हो गया होगा। टोपोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है। टोपोलॉजीज क्या होती है, एक कंप्यूटर को, अभी तक नेटवर्क हमने देखा था, एक कंप्यूटर, एक नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ पाना लैन मैन मैन कहलाता है। ठीक है। एक बिल्डिंग में बने नेटवर्क को जब हम जोड़ देते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क, जब एक वर्ल्ड में एक सिटी से दूसरी सिटी जोड़ते हैं तो भैया हमारा बन जाता है वैन, और जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, मतलब आपका कोई ऑफिस वगैरह, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को जो आपस में जोड़ते हैं तो भैया लैन और वैन दोनों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए हमारा क्या बन जाता है, मैन बन जाता है। बस उसी तरीके से आगे टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। अब देखो आप राउटर पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो, इसलिए टोपोलॉजी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखेंगे, देखिएगा बहुत आसान से तरीके से हम चीज़ों को देख रहे होंगे। ठीक है। देखिएगा जो टोपोलॉजीज होती हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जोड़ पाना ही टोपोलॉजी कहलाता है, और यह 5 प्रकार की होती हैं। क्लियर हो गया। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ पाना ही टोपोलॉजी कहलाता है और ये 5 प्रकार की होती हैं। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है। बस टोपोलॉजी, सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी को पढ़ेंगे। इस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक सिंगल तार की मदद से जुड़े होते हैं। ठीक है। और उस तार को बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बस कहा जाता है। देखिएगा अब ये वायर देख रहे हो ना, ये वायर बस है, ये वायर आपको दिख रहा है ना, देखो ये जो वायर आप देख पा रहे हैं, ये वायर जो है वो बस है। समझ में आ रहा है ना, ये जो वायर है वो क्या है, एक बस है। क्लियर हो गया। बस है या वॉकमैन है। अब देखो एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर, एक ये कंप्यूटर, एक ये कंप्यूटर, देखिएगा इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ पाना एक सिंगल तार से, दिख रहा है ना, तो ये क्या है, बस टोपोलॉजी है। इसमें 2 फायदे हैं। अगर ये एक कंप्यूटर खराब होता है तो पूरी की पूरी, देखो ये कंप्यूटर क्या होते हैं, ये होस्ट होते हैं। क्लियर हो गया। तो हम बोलेंगे यदि बस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर खराब हो जाने पर क्या टोपोलॉजी पे कोई असर पड़ेगा, तो आप देख पा रहे हो ना, ये खराब हो जाए कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना, कोई नहीं पड़ेगा। यदि ये बस खराब हो जाएगी तो पड़ेगा टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में यदि बस खराब हो जाए तो क्या टोपोलॉजी कार्य करेगी, नहीं करेगी। और टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो आप बोलेंगे भैया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बस खराब हो जाएगी तब फर्क पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। आप ये देख रहे होंगे ना, यहाँ पे 2 चीजें लगी हैं, तो पूछा जाता है बस टोपोलॉजी इसके अंतिम में क्या लगा होता है, बस टोपोलॉजी के अंत में टर्मिनेटर लगे होते हैं। टर्मिनेटर होते क्या है, देखो समझो, मैं कहूँ इससे इस कंप्यूटर पे डेटा भेजा जाएगा, तो भैया कहीं इधर ना निकल जाए या कहीं इधर ना निकल जाए, तो ये कैसे जाएगा, इधर जाना होगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा तब यहाँ जाएगा, और इस पे जाना होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ टकराएगा और यहाँ से रिटर्न आएगा तब यहाँ जाएगा। समझ गए। यहाँ जाना होगा तो भैया इधर से ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा, और इधर से जाना होगा तो पहले इधर जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ये है, ये डेटा के फ्लोमेंट को कंट्रोल करने के लिए टर्मिनेटर का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर का क्या कार्य होता है, तो आप कहेंगे बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर का डेटा के फ्लोमेंट को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। तो यही है बस टोपोलॉजी। आगे हम पढ़ रहे होंगे दूसरी नेक्स्ट टोपोलॉजी को। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो स्टार टोपोलॉजीज को, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिससे कि हम देख पा रहे हैं कि आपका क्या ये स्टार टोपोलॉजी है। देखिए स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, इस टोपोलॉजी में एक हब लगा रहता है, और हब जो होता है ये सर्वर होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था, जब आप यूआरएल पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था यूआरएल के दूसरे पार्ट को हब कहा जाता है, और हब ही आपका सर्वर होता है। क्लियर हो। हब मतलब समझ रहे हो, ये इन सब का मालिक है, और ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। मतलब ये क्लाइंट कंप्यूटर है, ये सर्वर है, ये कंप्यूटर इसे रिक्वेस्ट भेजेंगे, इस रिक्वेस्ट के हिसाब से इन्हें ये डेटा देगा। क्लियर हो गया। तो अब बस इतना याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जाता है, ये बताइएगा स्टार टोपोलॉजी में क्या एक हब लगा रहता है, आप कहेंगे स्टार टोपोलॉजी के बीच में एक हब लगा रहता है। अब अगर इससे समझ जाओ, यदि इसका हब खराब हो जाता है तो ये पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाएगी, और इसका अगर कोई ये क्लाइंट कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। आगे देखिएगा।
अब आप एक रिंग टोपोलॉजी देख पा रहे होंगे। रिंग टोपोलॉजी क्या है? रिंग टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी गोलाकार आकार की होती है। दिख रहा है ना आपको? देखो ये पूरी एक तार की मदद से गोल 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 रुके। क्लियर हो गया? जिसमें एक भी कंप्यूटर खराब होने पर पूरी रिंग खराब हो जाती। अब देखिए समझिएगा, आप देख पा रहे हो ना, पूरी अलग केबल नहीं लगी, एक केबल यहाँ से यहाँ जुड़ी, फिर यहाँ से निकली वो यहाँ जुड़ी, यहाँ से निकली यहाँ जुड़ी, यहाँ से निकली यहाँ जुड़ी। ये डायरेक्टर फ्रॉम कैसा क्लॉकवाइज डेटा फ्लो हो रहा है। अब आप एक चीज समझ पा रहे होगे, जब ये डेटा क्लॉकवाइज इस तरीके से फ्लोमेंट हो रहा है तो आप एक चीज देख पाओगे कि जब आपका अगर ये कंप्यूटर खराब हो जाए तो क्या ये कंप्यूटर कार्य करेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ सिग्नल आएंगे ही नहीं, यहाँ सिग्नल नहीं है तो यहाँ से यहाँ भी नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है रिंग टोपोलॉजी में यदि एक भी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो वह पूरी की पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ट्री टोपोलॉजी, देखिए ट्री टोपोलॉजी बहुत पेपर में पूछी हुई जाती है, बहुत अच्छी टोपोलॉजी। देखिए यह टोपोलॉजी बस और स्टार नेटवर्क से मिलके बनी होती है, इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। आप देखिएगा इस टोपोलॉजी के पास अपना खुद का सर्वर होता है। ये पूछा जाता है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी इसके पास अपना खुद का सर्वर होता है, तो आप बोलेंगे ट्री टोपोलॉजी होती है जिसके पास अपना खुद का सर्वर होता है। समझ पा रहे हो ना? खुद का सर्वर, समझ पा रहे हो ना? देखिएगा, समझिएगा क्या है। देखो आप देख पा रहे हो एक सिंगल ये गया और देखो एक होस्ट यहाँ पे रखा है, एक सर्वर यहाँ रखा है। देखो एक सर्वर यहाँ रखा है और इसकी मदद से ये कंप्यूटर कनेक्ट है। एक सर्वर ये रखा है, ये कनेक्ट, एक सर्वर ये है देखो, और एक सर्वर ये मुख्य सर्वर है, होस्ट है। ठीक है, ये होस्ट है, इन सबको कंट्रोल कर रहा है, पर इनके पास भी अपना खुद का सर्वर है। क्लियर हो गया? तो पूछा जाता है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी जिसका खुद का सर्वर होता है, तो भैया एक टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी जिसके खुद का सर्वर होता है। और ट्री टोपोलॉजी में यदि कोई कंप्यूटर खराब हो जाए तो क्या बस पूरी टोपोलॉजी पे असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जी पड़ेगा। तो टहनी है, अब ये बताओ, आप ये पेड़ है, इस पेड़ की ये टहनी मैं काट दूं या मैं ये यहाँ से ये टहनी काट दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, तो ऐसे ही रहेगा। तो वही कहने का मतलब है कि बस ट्री टोपोलॉजी में कोई भी कंप्यूटर कहीं से खराब हो जाए, टोपोलॉजी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बहुत आसान होता है इसमें कंप्यूटर को सही करना। देखो आप देख भी पा रहे हो पूरा पेड़ के आकार की है, ये पेड़ के साइज में दी गई, इसीलिए से ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो मेश टोपोलॉजी। ठीक है, मेश टोपोलॉजी क्या होती है? देखो समझिएगा, प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा होता है। समझना, प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा होता है, इसे मेश टोपोलॉजी कहते हैं। यदि इसमें एक भी कंप्यूटर खराब हो जाता है, रिंग टोपोलॉजी की तरह या पूरी टोपोलॉजी काम करना बंद कर देती है। रिंग टोपोलॉजी में तो तब भी आसान होता है कंप्यूटर कौन सा खराब है उसे ढूंढ लेना, पर मेश टोपोलॉजी बहुत मुश्किल होता है कौन सा कार्य नहीं कर रहा है ये ढूंढने के लिए। देखो समझो, मैं कहूँ ये इंटरनेट है और मैं कहूँ इस कंप्यूटर पे डेटा भेजना है, तो आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ से मैसेज भेजा जा रहा है और मैं कहूँ मैसेज यहाँ रिसीव होना है, तो देखो कितना दिक्कत है। यहाँ से यहाँ नेट आया, यहाँ से जैसे मैनपुरी में आ गया, मैनपुरी से आगरा गया, आगरा से कानपुर का है, कानपुर से दिल्ली गया, दिल्ली से बम्बई गया, बम्बई से पुणे गया, पुणे से भैया मान लो ठीक है दिल्ली से इधर जाता है, इधर पुणे गया और यहाँ पे जाके बॉम्बे गया, बॉम्बे से पुणे, यहाँ से हुआ। तो दिल्ली से यहाँ से आप देख रहे हो भैया मैनपुरी से चला हुआ बॉम्बे तक जा रहा है। तो ये चीज़ देखो, यहाँ कितने राउटर रास्ते में पड़े होंगे, कितने टावर रास्ते में पड़े होंगे, और एक भी टावर गड़बड़ हो गया तो यहाँ से यहाँ मैसेज नहीं पहुँचेगा। समझ रहे हो ना? यहाँ मैं कहूँ एक कंप्यूटर ये और यहाँ से यहाँ मैसेज, मैंने इस वाले कंप्यूटर से इस वाले कंप्यूटर पे मैसेज भेजा है, तो अब इतने कंप्यूटर रास्ते में और एक भी देखो ना, हर कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर से कनेक्ट है, देख पा रहे हो ना, प्रत्येक कंप्यूटर से कनेक्ट है, और एक भी अगर इसमें ख़राब हो गया तो ये सारे कंप्यूटर ख़राब हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कठिन कौन सी होती है? तो मैश टोपोलॉजी होती है। इसमें एक भी कंप्यूटर ख़राब होने पे पूरी की पूरी टोपोलॉजी ख़राब हो जाती है, और ऐसा ही होता है रिंग टोपोलॉजी के साथ में, एक भी कंप्यूटर ख़राब होने पर पूरी की पूरी रिंग ख़राब हो जाती है। तो आपको आई होप अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में, और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बाद बस आपको मेल पढ़ना है और आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप आपका इंटरनेट भी लगभग पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया है हमने एक एक चीज़ों को। आगे समझते हैं इंटरनेट क्या है। ठीक है, देखिएगा इंटरनेट क्या है। इंटरनेट मैंने पहले ही आपको बता रखा है ना कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, मैंने अच्छे से आपको बता रखा है कि इंटरनेट पे कार्य किए जाने के लिए नियम व कानून बनाए गए हैं, उन्हीं नियम एंड कानून को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, ये तो पता है। तो आप देख पा रहे हो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में इंटरनेट पर कार्य करने के लिए नियम व कानून, रूल व रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिनकी सहायता से हम लोग इंटरनेट पर कार्य कर पाते हैं। क्लियर हो गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं भाई, इससे अंडरलाइन कर लेना और अच्छे से समझ लेना। यहाँ से 100% पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, पूछा जाता है IPv4 बराबर, तो हमें पता होना चाहिए IPv4 बराबर 32 बिट और IP वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितना है, 32 बिट। IPv प्रोटोकॉल 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 या तो 16 बाइट्स बोलेंगे या फिर 128 बिट्स बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। और इसके 5 क्लास भी होते हैं, 5 क्लास भी होते हैं। कौन से? ABCDE 5 क्लास में बांटा गया है। तो हम बोलेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट पे कार्य करने के लिए नियम व कानून या रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिनकी सहायता से हम लोग इंटरनेट पर कार्य कर पाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं, IPv4 एंड IPv6, और इसके 5 क्लास होते हैं जो कि ABCD होते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया ना? ABCD होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसे अच्छे से आगे। देखो अब एक चीज जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जैसे यूआरएल में हमने क्या पढ़ा था, लेटर एड्रेसिंग सिस्टम, DNS। मैंने क्या कहा था, आईपी देखो जो यूआरएल था उसे हम क्या कहते हैं, DNS के नाम से भी जानते हैं। हमने डोमेन नेमिंग सिस्टम पढ़ा था वहां पे, उसे कहते हैं DNS, क्या, डोमेन नेमिंग सिस्टम। लेटर एड्रेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड द DNS, डोमेन नेमिंग सिस्टम मतलब लेटर तो बोलेंगे हम यूआरएल को DNS भी कहा जाता है। उसी प्रकार से आईपी एड्रेसेस को मशीन एड्रेसिंग सिस्टम या नंबर एड्रेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो हम बोलेंगे ना भैया, आईपी जो एड्रेस होते हैं उन्हें 2 नाम से जाना जाता है। एक आपका जाना जाता है मशीन एड्रेसिंग और दूसरा जाना जाता है नंबर एड्रेसिंग। क्या जाना जाता है, नंबर एड्रेसिंग। क्लियर हो गया भैया? लिखा भी है नंबर एड्रेसिंग सिस्टम, नंबर एड्रेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या, नंबर एड्रेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और मशीन एड्रेसिंग और नंबर सिस्टम दोनों ही क्या हैं आपके, नंबर एड्रेसिंग और मशीन एड्रेसिंग दोनों ही क्या हैं आपके, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अब समझते हैं। देखो, ईच कंप्यूटर ऑन अदर द नेटवर्क इज कॉल्ड द होस्ट हैज द नेम और नंबर। देखो क्या कह रहा है कि ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, हर एक कंप्यूटर जब नेटवर्क पे काम कर रहा होता है तो एज अ होस्ट वह सर्वर होता है। आपको पता है इंटरनेट पे जब कोई कंप्यूटर कार्य कर रहा होता है तो वह सर्वर होता है, और उस सर्वर का एक एड्रेस होता है, उसी एड्रेस को हम आईपी एड्रेस सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया? और उस एड्रेस को हम नंबर एड्रेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो मशीन एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। नंबर एड्रेस सिस्टम क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। अब हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के क्लासेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस का जो क्लास ए होता है, उसमें क्लास ए में 0 से लेके 255 तक के आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं। देखिए समझिएगा, मैं आपसे कहूँ अगर कि, देखो समझो, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं एक एड्रेस आपको देता हूँ, देखिए मैं आपको एड्रेस देता हूँ 10.10.10, मैं आपको दूं जैसे 106.126.245.201। आप देख पा रहे हो ना, मैंने ये आपको एक क्या दिया है। देखो मैं आपसे कहूं, ये मैंने आपको एक, देखो समझो, एक मिनट खुल रहा है थोड़ा, वहाँ पे थोड़ा बड़ा नहीं दिखता, इसलिए तो मैंने कहा थोड़ा यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैं आपको देता हूँ, देखो मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, अब मैं देता हूँ 201,
पॉइंट 201 तो ज़्यादा, मैं आपको देता हूँ 106 पॉइंट, ध्यान देना 106 पॉइंट 205.10.108। आप देख पा रहे होंगे कि भैया आपने तो ये बोला है कि क्लास ए में 0 से लेके 127 तक के जो आईपी एड्रेसेस होंगे वह सारे ही आईपी एड्रेसेस क्लास ए के अंतर्गत आएंगे। पर आप तो यहाँ पे तो कुछ नंबर मुझे 106 से ज़्यादा 128 से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हमेशा ही आप ये देखेंगे कि भैया ये आईपी एड्रेस स्टार्ट कहाँ हुआ है। समझ पा रहे हैं ना? देखो समझो, मैं कहूँ 0.0.0.0, तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये आईपी एड्रेसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से चला होगा, चलते चलते कहाँ गया 126। तो हम देखेंगे ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो 127 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू ये वाली देखो, ये तो 255 हो सकती है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ये कितनी है, 255 हो, बस अधिकतम 256 से ज़्यादा ना हो। अगर यहाँ पे 256 लिख दिया जाए और ये कहा जाए, ये बताइएगा ये आईपी एड्रेस क्या सही है, तो आप देखेंगे यार 0 से मतलब देखो, अगर ये पूछा जाए कि निम्नलिखित आईपी एड्रेस में कौन सा आईपी एड्रेस सही है, तो अब बस ये देखना कोई भी आईपी एड्रेस की वैल्यू 256 से अधिक नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ? कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो 256 से अधिक नहीं हो सकती है। यदि वो 256 से अधिक है तो आईपी एड्रेसेस गलत है। क्लियर हुआ? अब अगर मैं ऐसे लिख दूं 255 और यहाँ भी 255 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 108, और मैं कहूँ ये बताइएगा दिया गया आईपी एड्रेसेस किस क्लास के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे भैया ये आईपी एड्रेस क्लास ए के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमें यह बताया गया था कि भैया जो 0 से स्टार्ट हो और 127 या 127 से कम हो तो वह सारे आईपी एड्रेसेस किसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्लास ए के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह दूं कि यदि मैं आपसे कह दूं कि समझना, मैं आपसे कह दूं कि 127 की जगह मैं कह दूं अब 128 से लेकर, देखो मैं आपसे कह दूं कि 128 से लेकर 191 तक के जो आईपी एड्रेसेस होंगे वो क्लास ए के अंतर्गत आएंगे। अब आप समझ गए ना? अब मैं कह दूं कि क्लास सी के अंतर्गत कौन से आएंगे, तो आप कहेंगे जो 192 से स्टार्ट हो रहे होंगे 223 तक जो गए होंगे वे सारे ही आईपी एड्रेस क्लास सी के होंगे। अगर ये कह दिया जाए 224 से लेकर जो 239 तक गए होंगे वो सारे ही आईपी एड्रेसेस किसके, क्लास डी के होंगे। और ये कह दिया जाए कि क्लास ई में कौन से आएंगे, तो आप कहेंगे 240 से जो स्टार्ट होते होंगे 255 तक जो गए होंगे वो सारे ही आईपी एड्रेसेस क्या होंगे, क्लास ई के होंगे। तो आप अब कह रहे हो कि भैया यहाँ देखो, यहाँ तो सब जगह 255 लिखा। अरे भैया तो यहाँ भी तो लिखा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ 255 से अधिक ना हो बस सही है। पर ये हमें बस मेन वैल्यू हमारा फर्स्ट जो पार्ट ये पूछा जाता है आईपी एड्रेस कितने भागों में बांटा जाता है, तो आईपी एड्रेस को 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक आईपी एड्रेस की अधिकतम वैल्यू 255 से अधिक नहीं होती है। अधिकतम वैल्यू 255 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये हमेशा याद रखना आप। एक चीज़ और, अगर ऐसे आपको कोई भी आईपी एड्रेस दे दिया जाए, देखो जैसे मैं आपको एक आईपी एड्रेस देता हूँ, मैं आपको देता हूँ 138। अब मैं कहूँ ये आईपी एड्रेस किसके आईपी एड्रेस के अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे भैया मैंने ये देखा है कि 128 है, 128 की जगह मैं 38 कर देता हूँ। आप कहोगे भैया हमने पढ़ा है कि 128 से लेके 239 तक के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो सब आपके क्लास बी में आते हैं, तो ये 22 बी में जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख देता 256, तो आप कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है, ये वैल्यूज हमें पता चल रहा है क्लास बी का आईपी एड्रेसेस है, पर भैया यहाँ तो 255 से वैल्यू ज़्यादा जा रही है, हमें तो ये बताया गया है कि किसी भी पार्ट की 255 से वैल्यू अधिक जाएगी तो आईपी एड्रेस ही गलत होगा। तो आपको ये बात पूर्णतः सत्य है कि ये क्लास बी का है, पर यह भी सत्य है कि आईपी एड्रेस गलत है क्योंकि इसके अंदर वैल्यू 255 से ज़्यादा दी गई है। क्लियर हो गया?
तो यही आपके आईपी एड्रेसेस हैं जो आपको अच्छे से अब समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, आईपी एड्रेस को क्या कहा जाता है? मशीन एड्रेस सिस्टम और नंबर एड्रेस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, एक आपकी देखो थोड़ी सी प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं। एक प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो 1973 में आई थी, हमने पहले पढ़ाया था स्टार्टिंग में। क्या इसकी मदद से हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, एक आता है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? हमने टेलनेट सेशन लेयर पे पढ़ी थी, और सेशन लेयर पे क्या होता है? एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे जोड़ने का कार्य, मतलब एड्रेस फाइंडिंग का काम। तो भैया हम बोलेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए टेलनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है टर्मिनल नेटवर्क। फाइल ट्रांसफर, और एक होता है HTTP, जिसे हमने पहले ही पढ़ा था URL का, जब हमने पार्ट पढ़ा था ना, पहला पार्ट URL का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर HTTP, भैया इसका प्रयोग क्या होता है? इंटरनेट, देखो HTML से बने सभी कंटेंट, तो HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, मतलब इंटरनेट पे रन होने वाली प्रत्येक फाइल को कौन दिखाता है? तो HTTP दिखाता है। HTTP दिखाता है, मतलब वेबसाइट पे आप कुछ भी देख पाते हो ना, इंटरनेट पे किस प्रोटोकॉल की मदद से आप देख पाते हो, तो आप बोलेंगे इंटरनेट पे हम किसी भी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो को HTTP की मदद से देख पाते हैं। मतलब HTML से, ऐसे बोला जाए .html से बने कंटेंट को इंटरनेट पे देखने के लिए किस प्रोटोकॉल का कार्य किया जाता है? तो आप बोलेंगे भैया HTML भाषा से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बने कंटेंट को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? HTTP का प्रयोग करते हैं। एक आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, बहुत अच्छी प्रोटोकॉल है, पेपर में पूछा जाता है। ये बताइएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या कार्य होता है? तो हम बोलेंगे इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए, मेल भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? SMTP का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिएगा हमने एक पढ़ा था न्यूज़ प्रोटोकॉल। न्यूज़ प्रोटोकॉल मतलब यूजनेट, पढ़ा था 1989 में हमने पढ़ लिया था कि भैया एक यूजनेट न्यूज़ ग्रुप आई थी। समझिएगा, किसी भी प्रकार की न्यूज़ को इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए न्यूज़ प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। मतलब सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार के फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है? न्यूज़ प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होता है। आगे देखिए ग्रोफर प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। यह TCP/IP से मिलके बना होता है। ग्रोफर प्रोटोकॉल किससे मिलके बना है? TCP/IP से मिलके बना है, और ये सभी प्रकार के हाइपरलिंक को जोड़ने का कार्य करता है। याद रखना है, सभी प्रकार के हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रोफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। और वेबसाइट का पहला पेज क्या होता है? होम पेज होता है। याद रखना, वेबसाइट खोलने पर जो पेज पहले खुल के आता है या प्रथम पृष्ठ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका बचा है ईमेल के बारे में। ठीक है, तो ईमेल क्या होता है, कैसे मेल किया जाता है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखो, आप देख पा रहे हो कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। समझ पा रहे हो ना क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल? पहला ईमेल कब भेजा गया? तो मैंने बताया था इंटरनेट पर पहला मेल 1971 में। समझ में आ गया? किसके द्वारा? टॉम लिंसन के द्वारा 1971 में पहला मेल भेजा गया था। किस पर? अर्पानेट पर। अर्पानेट पे पहले मेल 1971 में भेजा गया था। किसने भेजा था? तो टॉम लिंसन ने भेजा था। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, ईमेल का प्रयोग करने के लिए उपयोगकर्ता, देखो ये कर्ता हिंदी वाला लिखा है वो नहीं है, समझ जाएगा। ईमेल का प्रयोग करने के लिए ईमेल करता मतलब ईमेल उपयोगकर्ता के पास एक ईमेल खाता होना चाहिए, मतलब ईमेल का एड्रेस होना चाहिए। समझ रहे हो ना? आप अगर आपके पास ईमेल का एड्रेस नहीं होगा तो आप मेल को नहीं भेज पाएंगे। तो पूछा जाता है यदि कोई मेल भेजना चाहता है उसके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो ईमेल एड्रेस ही होना चाहिए। ईमेल का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया? आगे, ईमेल एड्रेस को दो भागों में बांटा जाता है। आप कह रहे हो कि दो भाग क्या है? समझिएगा भाई, ईमेल को दो भागों में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है।
अब अभी तक सब जगह आपको ये बोला जाता है ईमेल को 3 भागों में बांटा जाता है, ये पूर्णतः गलत है। ईमेल को 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे? एक तो भैया यूजर नेम होगा, एक डोमेन नेम होगा। हमने तो पढ़ रखा है ना अच्छे से डोमेन और यूजर के बारे में, तो अब तो हम कंफ्यूज ही नहीं होंगे कि भैया डोमेन क्या यूजर क्या। तो अब खुद ही देख लो क्या लिखा है कि भैया सहारा कंप्यूटर क्लासेस लिखा है, तो ये सहारा कंप्यूटर क्लासेस जो है वो तो यूजर नेम है। एज द रेट तो सेपरेट कर रहा है किसे? यूजर नेम और डोमेन नेम को। gmail.com, जीमेल हमने पहले ही पढ़ा, जीमेल सर्वर है और कॉम डोमेन है, तो ये पूरा एक डोमेन नेम कहलाएगा। वैसे तो ये सर्वर नेम या डोमेन नेम कहलाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो ये डोमेन नेम है और ये यूजर नेम है, तो हम कह देंगे कि भैया ये बताइएगा। अब तो 2 भाग में ही बांटा जाता है क्या कि एक भैया यूजर नेम हो गया, दूसरा आपका डोमेन नेम हो गया, तो हम बोलेंगे ना। और एज द रेट कोई उसका पार्ट थोड़ी है 3 भागों में बांटा जाता है, ये तो एक सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है इनको और इनको। तो हम बोलेंगे ईमेल के 2 पार्ट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, और उन दोनों हिस्सों को अलग अलग जो करता है वो एज द रेट होता है। पूछा जाता है ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है या कौन सेपरेट करता है, तो एज द रेट करता है। क्लियर हो गया। अब यूजर का अधिकतम नाम 64 कैरेक्टर का हो सकता है। यूजर जो ये लिखा है ना सहारा कंप्यूटर क्लासेस, ये सहारा कंप्यूटर क्लासेस का अधिकतम नेम कितना हो सकता है? 64 कैरेक्टर का। और जो डोमेन नेम, ये जो नेम है ये 254 कैरेक्टर तक का हो सकता है। कितने का? 254 का। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, इंटरनेट पर अनेक वेबसाइट्स हैं जो जीमेल की सुविधा देते हैं। देखो मेल भेजने के लिए ज़रूरी नहीं है कि भैया हमें जीमेल की ज़रूरत है या गूगल की ज़रूरत पड़ेगी। ईमेल को भेजने के लिए बहुत सारे सर्वर हैं, बहुत सारे डोमेन नेम हैं जिनकी मदद से मेल को भेजा जाता है। जैसे कि जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू मेल हो गया आदि। ये बहुत सारे इस तरीके के हमारे क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं, सर्वर होते हैं जिनकी मदद से मेल को भेजा जाता है। क्लियर हो गया? अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। अब हम समझेंगे देखो अब हम समझेंगे ईमेल के कुछ पार्ट्स को। देखिए फटाफट हम ईमेल के पार्ट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ईमेल भेजते कैसे हैं मेल पर, या ईमेल कैसे किया जाता है, या ईमेल क्या है। उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, हाउ टू यूज़ द जीमेल, जीमेल का प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे मेल को सेंड किया जाता है, हाउ टू सेंड द मेल वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसका। ठीक है, पर इस पर हम बात करेंगे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर। चीज़ें हम सिर्फ चीज़ों को समझेंगे। एक आपका होता है रिसीव्ड एड्रेस, जैसे हम टू का एड्रेस डालते हैं, समझिएगा। देखो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। Only 1 minute. देखिए हम बात कर रहे थे मेल्स की, तो हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि आप जब किसी मेल को करते हैं, देखो मेल आपका इस तरीके से ओपन होता है। तो भैया हम जब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, रिसीसेंट एड्रेस। आप मेल किसको भेजना चाहते हो उसका एड्रेस होता है टू कॉपी। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे किसका मेल, तो आप मेल का जो ये सेक्शन देख रहे हो ना टू का, यहाँ पे आप इसे मेल भेजेंगे। जैसे देखो मैं मेल भेज रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है ना कि ये मेल है atulchauhan.no.irct.in, ये एक आपका मेल है। मैं वही चीज़ ये क्यों लिखा है आप देख रहे हो, जीमेल से पूछा जाता है क्या जीमेल से हम सिर्फ जीमेल डोमेन को ही एड्रेस भेज सकते हैं? नहीं, जीमेल से हम
अदर डोमेन वालों को भी नेटवर्क मेल भेज सकते हैं। जरूरी नहीं है जीमेल से किसी को, एक साथ बहुत सारे लोगों को मेल भेजा जा सकता है। देखो अब मैं दूसरा एड्रेस दे रहा हूँ, दे दिया। अब मैं तीसरा एड्रेस दूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है, दिया। इस तरीके के मेल्स हमने दिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया, मेल्स को दिया। तो हम जिन्हें मेल भेजते हैं उसका पता हम किस में देते हैं, उसका पता हम टू में देते हैं। उसी तरीके सीसी होता है। सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी होती है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि सीसी है क्या, तो सीसी देखो, हमने मान लो इसे मेल भेजा, मैंने एक इसे मेल भेजा, ठीक है, मैंने अतुल को मेल भेजा, आगे मैंने सब्जेक्ट कुछ भी दिया। अब देखो, अब जो सीसी आपका होगा ये रहा। अब जो मेल भेजा गया है, समझो, अतुल को ये नहीं पता होगा कि इसे भी मेल भेजा गया है, पर इसे पता होगा कि अतुल को मेल भेजा गया है। उसी प्रकार से बीसीसी को क्या है, देखो बीसीसी में कुछ दे देता हूँ, तो क्या होगा, अब आप देख पा रहे होगे, देखो कार्बन कॉपी ये रहा ना, देखो ये रहा ना। तो अतुल को नहीं पता है कि सीसी को भेजा गया है, पर सीसी को पता है कि अतुल को भेजा गया। उसी प्रकार बीसीसी को ये पता है कि ये मेल सीसी को भेजा गया और टू को भेजा गया, पर टू को नहीं पता इसे भेजा गया, और सीसी को भी ये नहीं पता कि ये मेल बीसीसी को भेजा गया। क्लियर हो गया, मतलब टू वाले को ये नहीं पता सीसी को मेल भेजा गया, सीसी वाले को ये नहीं पता बीसीसी को मेल भेजा गया, पर बीसीसी को सब पता है कि ये मेल किस किस को भेजा गया है। ये होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। तो एक यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फ्रॉम का हम एड्रेस नहीं डालते हैं कहीं भी। हम जब कोई मेल सेंड करते हैं तो हम कभी फ्रॉम का एड्रेस नहीं डालते हैं। सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, सब्जेक्ट लाइन आप ये देख पा रहे हो, ये आपका सब्जेक्ट लाइन होता है। जैसे आप मेल किसके बारे में लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूं कि आज क्लास किस टाइम होगी, आज मैंने लिखा, तो हम इसमें कुछ भी लिखेंगे ना इस तरीके से कि भैया कब होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें लिखेंगे इसमें और सेंड कर देंगे। तो भैया इसमें किसके मतलब इस मेल में किसके बारे में बताया गया, क्लास के बारे में पूछा है कि आज क्लास होगी कि नहीं होगी। तो सब्जेक्ट में वो लिखा जाता है जिसके बारे में मेल में पूछा जाता है, मतलब सब्जेक्ट। अब बॉडी क्या होती है, तो बॉडी क्या होता है, बॉडी आप देख रहे हो जहाँ पे पूरा मेल लिखा जाता है उसे हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। सिग्नेचर लाइन क्या होता है, ठीक है। देखो सिग्नेचर लाइन, हम इसमें मेल में सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये देखो इंसर्ट सिग्नेचर, ठीक है। नो सिग्नेचर क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट पेन नहीं लगा है। आपको लाइट पेन पढ़ा था, लाइट पेन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि सिग्नेचर करने के लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कोई लाइट पेन लगा होता तो यहाँ पे आ जाता नो सिग्नेचर की जगह पे यहाँ पे लाइट पेन का ऑप्शन आता और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर पाते, ठीक है। या डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं, जरूरी नहीं है आप पेन की मदद से ही आप सिग्नेचर बना लो पेन ड्राइव में, और पेन ड्राइव की मदद से जहाँ ये देख रहे हो ना मैंने सिग्नेचर, वहाँ से सिग्नेचर को अपलोड कर दो, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आप एक बात देख रहे हो, अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स क्या होते हैं, मेल के साथ में जब हम फोटो भेजते हैं ना, देखिएगा ये जब हम फोटोज भेजते हैं, जैसे मेल के साथ में कोई भी मुझे एक टेस्ट करना है, भेज दूंगा। अब ये मेल चला गया, अभी जब मेल जाएगा तो उसके साथ में टेस्ट चला जाएगा। जैसे हम फोटो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उसे मेल में किसी फाइल को एक साथ भेजना ही अटैचमेंट्स कहलाता है। मेल के साथ में किसी फोटो को भेजना अटैचमेंट्स है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी किसी मेल पर कोई सॉफ्टवेयर को नहीं भेजा जा सकता है, कोई भी EXE फाइल को नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब हम मेल भेजते हैं तो मेल पे इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन का काम होता है। मतलब वहाँ पे डेटा को मतलब सिक्योरिटी चेक की जाती है, और सॉफ्टवेयर एक वायरस होता है, क्योंकि वायरस भी तो एक सॉफ्टवेयर है। तो वायरस
सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर जो है, ईमेल जो है, जीमेल सर्विसेज जो है भी, जो मेल सर्विसेज है, वो मेल सर्विसेज उसे क्या समझ लेती है, वायरस समझ लेती है। इसलिए कभी भी मेल के साथ में कोई सॉफ्टवेयर को नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। मेल को भेजने का प्रोसेस अलग है, उसे आप एक वार फाइल या राल फाइल में से कंपेयर कर लीजिए, मतलब रार फाइल के रूप में उसे बदल लो, फिर वो चला जाएगा। पर डायरेक्टली अगर पूछा जाए क्या आप मेल के साथ में एक सॉफ्टवेयर को भेज सकते हो, तो नहीं भेज सकते, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। एंड डेट एंड टाइम जो होता है वो क्या होता है, डेट और टाइम कभी भी हमें लगाना नहीं होता है। आप जो मेल भेजते हो ना, वो मेल में कभी भी आप डेट एंड टाइम को इंसर्ट नहीं करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट टाइम एंड डेट चला जाता है। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको मेल सर्विसेज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी चीज़ें मेल के बारे में बची हैं, हम वो समझ लेते हैं, 1-2 मिनट का है। देखिएगा, ये क्या आपका होता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स क्या है वो चीज़ समझेंगे हम। ठीक है, आउटबॉक्स देखिएगा। अब आउटबॉक्स क्या है, तो आउटबॉक्स आप समझ पा रहे होगे क्या है, जो मेल्स हम बना के तैयार करते हैं ना, या जो मेल्स हमारे, देखो क्या होता है, आउटबॉक्स वह मेल की जगह होती है जहां पर भेजी गई मेल तब तक स्टोर रहती हैं जब तक मेल प्राप्तकर्ता के इनबॉक्स नहीं पहुंच जाती हैं, मतलब कि सेंड नहीं हो जाती हैं। प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के बाद यदि आउटबॉक्स में सीधे से सेंड बॉक्स में चली जाती हैं। क्लियर हुआ, जहां पर आप भेजी गई ईमेल्स को देख सकते हैं। अब देखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका जीमेल है, यहाँ पे एक आपको फोल्डर मिलता है आउटबॉक्स के नेम से, ठीक है, या फिर ड्राफ्ट के नेम से। समझ में आया ना। आप ये ड्राफ्ट फोल्डर देख पा रहे हो ना, इसे ही आउटबॉक्स कहा जाता है। देखो, हमने कभी मेल लिखा था, सेंड नहीं किया, हम कोई मेल लिख रहे हैं और हमने बीच में कट कर दिया, उसे काट दिया, तो वो कहाँ सेव हो जाता है, ड्राफ्ट में। या फिर जो भी मेल हम जब लिख रहे होते हैं और वो सेंड नहीं हुई होती हैं, जब तक मेल सेंड नहीं हो जाता है तब तक ड्राफ्ट बॉक्स में आता है, और जब मेल सेंड हो जाता है तो वह सेंड बॉक्स में आता है। देखो, एक भी मेल सेंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है। अगर मेल कोई सेंड हुआ होता तो वो सेंड बॉक्स में आ जाता। यही तो हमने पढ़ा है। आगे टू क्या होता है, यहाँ पता लिखते ही सारा बता दिया। वीसीसी भी आपको बता दिया है, वीसीसी सब्जेक्ट लाइन बॉडी, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना। बाकी ये क्लास में क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, बाकी इस क्लास को एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। 1-2 बार इस क्लास को आप देखेंगे अच्छे से, आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर दिस क्लास।